हेलो एंड वेलकम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन 2015 जो पेपर 1 है हमारे पास सिविल लॉ का। टाइम जो होता है मेंस के एग्ज़ाम में वो होता है 3 आवर्स का और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। कुछ नोट्स होते हैं या कुछ बातें हैं जो कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी होती हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं कि वो अटेम्प्ट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो इक्वल वेटेज के होंगे। जनरली इसमें जो है 5 क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन जो है इक्वल वेटेज का होता है, तो हर एक क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का होता है। सेम सीरियल ऑर्डर में, मतलब आपको पहले क्वेश्चन 1 फिर 2 3 4 ऐसे अटेम्प्ट करना है। आप सेकंड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट 3 4 और लास्ट में जो है 1 नहीं कर सकते हैं। इससे जो आपका लास्ट, जैसे फर्स्ट आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया है तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज दे अपियर इन क्वेश्चन पेपर, तो जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। इंक्लूड करेंगे पार्ट्स, सब पार्ट्स ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। आप पहले सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकंड आगे इसमें हमारे पास जो मार्क्स हैं वो इंडिकेट किए जाएंगे हर एक पार्ट या सब पार्ट के सामने जो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। हम आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं इसमें भी मैंने हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स बताए हैं कितने मार्क्स का है। तीसरा आगे आपको सपोर्ट करना है अपना आंसर रेलेवेंट प्रोविजन से और जुडिशियल प्रेसिडेंट से। फोर्थ आ गया, कोई एक्स्ट्रा शीट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी और जो कैंडिडेट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कन्फाइन करेंगे अपने आंसर्स जो लिमिट और जो शीट्स दी गई हैं उसी लिमिट में जो प्रोवाइड की गई हैं आंसर बुक में। जनरली इसमें जो है इतना सफिशेंट आपके पास शीट होती है कि आपको जो लिखना होता है या कंप्लीट करना होता है वो उन शीट्स में हो जाता है, प्लस एडिशनल शीट्स भी जो है बच जाती हैं। जिन बच्चों ने मेंस अटेम्प्ट किया है उनको ऑलरेडी पता होगा, पर जिन्होंने मेंस अटेम्प्ट नहीं किया है ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है सफिशेंट शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो लेक्चर होगा आज का ये उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने कभी भी मेंस अपीयर नहीं किया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस क्लियर नहीं किया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने लॉ के लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर में हैं और सोच रहे हैं कि जुडिशियल एग्ज़ाम या जुडिशियल जो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर प्री क्लियर हो जाता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से ही होना चाहिए कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है आपका वो किस तरीके का होता है। तो जनरल एक ओवरव्यू है सब स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेंस एग्जामिनेशन किस टाइप का होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी डिक्री एंड इन व्हाट केसेस सच अ डिक्री इज़ पास्ड। Enumerate the types of suits in which the Code of Civil Procedure provides for passing of a preliminary decree। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें जो है सबसे पहले स्टूडेंट को देखना है कितने क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी डिक्री, ये डिफाइन करना है कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है। दूसरा है किन केसेस में डिक्री जो है पास की जा सकती है, सेकंड आ गया। फिर आ गया टाइप्स ऑफ सूट कौन कौन से हैं जिसमें पास की जाती है प्रिलिमिनरी डिक्री, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। तो हमें जो है 20 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब थोड़ा सा आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी डिक्री का जो है हमारे पास 20 मार्क्स का मटीरियल नहीं है। प्रिलिमिनरी डिक्री का जो ओवरऑल मटेरियल हमारे पास है वो सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो आपको 10 मार्क्स के मटेरियल को 20 मार्क्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो आप लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप जो डिक्री का मटेरियल है उसका सहारा लेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज 2 जो है कोड का, वो डिफाइन करता है डिक्री को। इसका मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन का जितना जो कोर्ट एक्सप्रेस कर रही है वो रिगार्ड करती है कि ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करते हैं जो राइट्स हैं पार्टीज़ के विद रिगार्ड टू ऑल, सारे के सारे, या फिर उनमें से कोई 1-2 मैटर्स जो कंट्रोवर्सी में है सूट के, और ये हो सकती है इधर प्रिलिमिनरी या फाइनल। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने जो है डिक्री को डिफाइन किया है। आगे हम डिक्री का ही मटेरियल कंटिन्यू करेंगे। फिर आ गया हमारे पास डीम्ड डिक्री। जो टर्म डीम्ड है वो जनरली यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी फिक्शन। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि एक्सटेंड किया जा सके जो मीनिंग है जो ये एक्सप्रेसली कवर नहीं करता है।
इस कोड के अंडर जो डेफिनेशन है डिक्री की अंडर सेक्शन 2(2) वो प्रोवाइड करता है कि जो फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं कोर्ट के वो डीम्ड माने जाएंगे डिक्री। पहला आ गया हमारे पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, ये डिक्री होगा हमारे पास। दूसरा आ गया जो डिटर्मिनेशन है क्वेश्चंस का सेक्शन 144 के अंडर जो रेस्टिट्यूशन से डील करता है। तो ये जो दो हैं ये हमारे पास डीम्ड डिक्री मानी जाएंगे। फिर हम बताएंगे व्हाट आर नॉट डिक्रीज, क्या डिक्रीज नहीं है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2(2) फर्दर क्लैरिफाई करता है कि जो फॉलोइंग ऑर्डर्स है वो डिक्रीज नहीं है। जो मीनिंग है डिक्री का उसके अंडर सेक्शन 2(2). इसमें आ गया पहला हमारे पास जो ऑर्डर है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का। दूसरा आ गया जो एडजुडिकेशन है जिससे अपील लाई करती है एज अपील फ्रॉम ऑर्डर, जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ द कोड में। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये डिक्रीज नहीं होंगी। ये दो ऊपर जो हमने किया है वो डिक्रीज होंगी, ये दो डीम डिक्रीज होंगी। और इंट्रो में आ गया हमारे पास डिक्री होती क्या है। अब जो नेक्स्ट मेन कंटेंट हमारे पास शुरू होता है वो होता है यहाँ से टाइप्स ऑफ डिक्रीज। जो कोड है वो रिकॉग्नाइज करता है फॉलोइंग क्लासेस ऑफ डिक्रीज अंडर सेक्शन 2(2). इसमें पहला आ गया प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरा आ गया फाइनल डिक्री, तीसरा आ गया प्रिलिमिनरी, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। अब हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। जो एक्सप्लेनेशन है 2(2) का आप ट्राई कीजिए, आप हेडिंग के बाद जो भी प्रोविजन लिख रहे हैं उसको जो है बॉक्स में पुट करें ताकि वो एग्जामिनर के सामने हाईलाइट हो। तो इसमें आ गया हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2(2) ऑफ द कोड का, वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे एडजुडिकेशन डिसाइड करता है जो राइट्स हैं पार्टीज के विद रिगार्ड टू ऑल, या फिर कोई भी जो मैटर्स हैं कंट्रोवर्सी में सूट में, लेकिन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है सूट को, ये जो है एक प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है उन केसेस में जहाँ पे कोर्ट जो है उसको पहले डिसाइड करना होता है जो राइट्स हैं पार्टीज के, और उसके बाद अपना हाथ जो है वो स्टे करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए जब तक वो इस पोजीशन में नहीं आता कि वो पास कर सके एक फाइनल डिक्री सूट में। तो बेसिकली ये हमने एक्सप्लेनेशन जो बेयरक लैंग्वेज है वही उठाई है और बताया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री जो है क्या होती है। उसके बाद आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास। जैसे कि पार्टीशन के केस में जो फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन करने के लिए जो शेयर्स हैं कोपार्टनर्स के, और ये अमाउंट करता है प्रिलिमिनरी डिक्री को। जो सूट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है और कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगा आगे भी डिटरमाइन करने के लिए जो डिवीजन है प्रॉपर्टी का और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर मीट्स एंड बाउंड्स। तो बेसिकली पार्टीशन के केस में सबसे पहले जो शेयर्स हैं कोपार्टनर्स के वो डिसाइड होते हैं। यहाँ तक आ गया हमारे पास प्रिलिमिनरी डिक्री, फर्दर इंक्वायरी की जाती है और लास्ट में जो प्रॉपर्टी होती है उसको एज पर मीट्स एंड बाउंड्स डिवाइड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस 3 प्लॉट्स हैं किसी भी पर्सन के पास, तो ये ए सन को जाएगा, ये बी सन को जाएगा, ये सी डॉटर को जाएगा। ये जो फाइनल डिटर्मिनेशन है ये फाइनल डिक्री में बताया जाता है। प्रिलिमिनरी डिक्री में बताया जाता है जैसे ए के हिस्से में 1/3 प्रॉपर्टी आएगी, बी के हिस्से में 1/3 और डॉटर के हिस्से में 1/3। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री है और मीट्स एंड बाउंड्स के बेसिस पे जो होता है वो फाइनल डिक्री है। अब इसमें आ गया केस लो। केस लो है हमारे पास शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो है जो डिक्लेयर करती है जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं पार्टीज़ के, जो छोड़ देती है जो एक्चुअल वर्क है वो वर्कआउट होगा फर्दर प्रोसीडिंग्स में। अगेन अभी तक हमने जो पढ़ा है उस चीज़ को कंफर्म किया है इस केस लॉ में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रीसेंट केस लॉ। ये आ गया हमारे पास काटुकांडी एतादिल कृष्णन वर्सेस काटुकांडी एतादिल वाल्सन 2022 सुप्रीम कोर्ट। रीसेंट केस लो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लो है और जो आपके पास क्वेश्चंस 20 मार्कर में आते हैं या 15 मार्कर में आते हैं उनमें आप ट्राई कीजिए कि कम से कम एक रीसेंट केस लो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि रीसेंट केस लो जैसे एग्जामिनर को दिखता है कम से कम 3 से 4 मार्क्स जो हैं आपके उस क्वेश्चन में फाइनल हो जाते हैं। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो डिस्टिंक्शन है प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री के बीच में वो ये है कि प्रिलिमिनरी डिक्री मेयरली डिक्लेयर करती है जो राइट्स और शेयर्स हैं पार्टीज़ के और छोड़ देती है स्पेस जो है फर्दर इंक्वायरी के लिए जो हेल्ड की जाएगी और कंडक्ट की जाएगी परसुएंट में जो डायरेक्शन दी गई हैं प्रिलिमिनरी डिक्री में।
और इस इंक्वायरी के जब ये इंक्वायरी कंडक्ट हो जाती है तो जो राइट्स हैं पार्टीज़ के वो फाइनली डिटरमाइन हो जाते हैं और एक फाइनल डिक्री जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है। ये डिटर्मिनेशन जो है नीड्स टू बी ड्रॉन अप, कि फाइनल डिक्री में जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो ड्रॉ अप होता है। तो ये हमारे पास रीसेंट केस लॉ में बेसिकली प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री के बीच का डिफरेंस बताया है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड है, कौन कौन से सूट्स हैं जिसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। इसमें आगे जो कोड है वो प्रोवाइड करता है पास करना प्रिलिमिनरी डिक्री को फॉलोइंग सूट्स में। पहला आ गया जो सूट है पोजेशन के लिए, मीन प्रॉफिट के लिए, ऑर्डर 20 रूल 12 हमारे पास। फिर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स, दैट इज ऑर्डर 20 रूल 13 हमारे पास। तीसरा आ गया जो सूट है प्रीएम्पशन के लिए, दैट इज ऑर्डर 20 रूल 14 हमारे पास। फोर्थ आ गया जो सूट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, ऑर्डर 20 रूल 15 हमारे पास। फिर आ गया सूट जो अकाउंट्स के लिए है बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, ऑर्डर 20 रूल 16 हमारे पास। सिक्स्थ आ गया सूट जो है पार्टीशन के लिए प्लस सेपरेट पोजेशन के लिए, ऑर्डर 20 रूल 18 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है सूट जो है फॉर क्लोजर ऑफ मोर्टगेज के लिए, ऑर्डर 34 रूल 2 में। फिर आ गया सूट सेल के लिए जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी है, ऑर्डर 34 रूल 4। नेक्स्ट आ गया सूट जो है रिडेम्पशन ऑफ मोर्टगेज के लिए, ऑर्डर 34 रूल 7 में। तो ये बेसिकली 9 सूट्स हैं जिनमें जो है प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या फिर जो जिनको फेमिलियर नहीं है कि जो प्रोविजंस हैं और उस प्रोविजन में क्या दिया गया है जैसे हेडिंग्स, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे याद करेंगे सिर्फ प्रोविजन। जैसे ऑर्डर 20 का 12, 13, 14, 15, 16, 18 में प्लस ऑर्डर 34 का 2, 4, 7 इतना प्रोविजन याद करेंगे। जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल है, बेयर एक्ट खोल के जो इंडेक्स होता है आपके पास, इंडेक्स भी प्रोवाइडेड होता है बेयर एक्ट में, वो आप खोल के और प्रोविजन लिखेंगे, उसके बाद वहाँ से उठा के सीधा आप ये जो है हेडिंग लिख देंगे। इसमें आपको ज़्यादा मेंटल बर्डन नहीं लेना है कि आपको एक एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि मेंस में क्या होता है कुछ फिक्स नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बेयर एक्ट की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंक्लूजन। जो अबव लिस्ट है, दैट इज़ ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब है कोर्ट जो है वो पास कर सकता है एक प्रिलिमिनरी डिक्री उन केसेस में जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है कोड के अंदर। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 3 स्लाइड्स में आया है हमारे पास। अगर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपका 3.5 या फिर 4 पेजेस में कंप्लीट होगा, और इतना ही जो है आपको मेंस में लिख के आना है। स्लाइड के हिसाब से जो 10 मार्कर क्वेश्चन होगा वो 2 to 3 स्लाइड्स में होगा, और जो 20 मार्कर होगा वो 3 to 4 स्लाइड्स में जाएगा। आप नोटबुक में लिखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा पेजेस लगेंगे, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और नोटबुक पे थोड़ा सा कम होता है। तो आप ट्राई कीजिए, आप जो है अपनी नोटबुक पे लिखें, और अगर चाहिए नोट्स तो फिर मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगी जो एग्जैक्ट स्लाइड है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। इसमें है कैन 2 प्रिलिमिनरी डिक्रीज बी पास्ड इन अ सूट, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन, 10 मार्क्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 10 मार्क्स में है। तो इसमें बताना है कि क्या 2 प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती हैं सूट में, एक्सप्लेन करना है इलस्ट्रेशन के साथ, मतलब एग्जाम्पल से समझाना है आपको यहाँ पे। इसमें इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे प्रिलिमिनरी जो है डिक्री के बारे में। इसमें आ गया जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 2 जो है कोड का, वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे जो एडजुडिकेशन है वो डिसाइड करता है जो राइट्स हैं पार्टीज़ के विद रिगार्ड टू ऑल, या फिर एनी जो मैटर्स हैं कंट्रोवर्सी में सूट के, लेकिन कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है सूट को, ये जो है एक प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो पास की जाएगी उन केसेस में जहाँ पे कोर्ट जो है उसको पहले डिसाइड करना है जो राइट्स हैं पार्टीज़ के, और उसके बाद जो अपने हाथ जो हैं वो स्टे करने हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वो एक पोजीशन में नहीं आती है कि वो पास कर सकती है फाइनल डिक्री जो है सूट का। तो अगेन इसमें हमने इंट्रो में प्रिलिमिनरी डिक्री जो है एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इलस्ट्रेशन हमारे पास। इसमें आ गया जो केस है पार्टीशन का, उसमें जो पहला स्टेप है वो है डिटरमाइन करना जो शेयर्स हैं कोपार्टनर्स के, और ये अमाउंट करता है प्रिलिमिनरी डिक्री को। इसमें जो सूट है वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, और जो कोर्ट है वो प्रोसीड करेगा फर्दर डिटरमाइन करने के लिए जो डिवीजन है प्रॉपर्टी का और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर मीट्स एंड बाउंड्स। ये हमने पिछली स्लाइड में भी जो है डिस्कस किया था, पिछले क्वेश्चन में भी।
एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट आपका सिमिलर क्वेश्चन है या एक ही टॉपिक का एक्सटेंशन है, तो आप दोनों को अलग अलग ही अटेम्प्ट करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि ए पार्ट में हमने प्रिलिमिनरी डिग्री का इतना एक्सप्लेन कर दिया है तो बी पार्ट में आप सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में जो है आंसर लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये आपके 10 मार्क्स से इसमें आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें 20 मार्क्स में आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो अलग अलग आपको मार्क्स असाइन किए गए हैं, अलग अलग आंसर्स के अलग अलग मार्क्स होंगे। अगर आपको रिपीट भी करनी पड़ रही हैं कुछ चीज़ें तो आप रिपीट करेंगे। फिर आ गया नंबर ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री इन अ सूट। तो इसमें आ गया हमारे यहाँ से जो है जो मेन पूछा गया है वो स्टार्ट होता है। इसमें आ गया कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है एज टू वेदर यहाँ एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है एक सूट में, सेम सूट में। कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने व्यू लिया है कि सिर्फ एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है एक सूट में, जबकि कुछ दूसरे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने हेल्ड किया है कि एक से ज़्यादा जो है प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है। अब जनरल रूल क्या है हमारे पास, जनरली सिर्फ एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, लेकिन पार्टीशन सूट में एक से ज़्यादा डिग्री जो है वो पास की जा सकती हैं। इसमें आ गया हमारे पास एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल का, केस लॉ आ गया। इसमें हमारे पास फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है कि जहाँ तक पार्टीशन सूट कंसर्न्ड है, अगर एक इवेंट होता है प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद और फाइनल डिग्री से पहले जब वो पास की जाती हैं, और एक चेंज होता है शेयर, चेंज जो है शेयर्स में वो ज़रूरी है, जो ट्रायल कोर्ट है वो कर सकता है और उसको करना भी चाहिए एक सेकंड प्रिलिमिनरी डिग्री पास जो करेक्ट करेगी जो शेयर्स हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है इस बिहाफ में, जो ऑर्डर है कोर्ट का जो डिसाइड कर रहा है उस डिस्प्यूट को और वेरिएशन कर रहा है शेयर्स में, जो स्पेसिफाइड है प्रिलिमिनरी डिग्री में जो ऑलरेडी पास्ड है, वो एक डिग्री माना जाएगा खुद में जो कि लाइबल होगा अपील के, तो उसके अगेंस्ट अपील भी फाइल की जा सकती है। तो क्या हेल्ड किया गया है इस केस लॉ में, इस केस लॉ में बोला गया है प्रिलिमिनरी डिग्री पास करने के बाद और फाइनल डिग्री पास करने से पहले, तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, फॉर इंस्टेंस पार्टीशन सूट में जैसे बर्थ ऑफ अ बेबी, तो अगर एक नए बच्चे का या एक नए को पार्टनर बोल सकते हैं आप का जन्म होता है, तो उसकी वजह से जो सबके शेयर्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से चेंज होता है शेयर्स में, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, वो जो है करेक्ट करेगी, अगेन मतलब जो जो शेयर्स दिए गए हैं उनको करेक्ट करेगी और एक दूसरी प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी जो न्यू शेयर्स असाइन किए गए हैं उसके बेसिस पे। और ये जो प्रिलिमिनरी डिग्री है ये एक इटसेल्फ ये एक डिग्री मानी जाएगी और इसके अगेंस्ट जो है अपील भी फाइल की जा सकती है। तो पहली प्रिलिमिनरी डिग्री ये थी, दूसरी हमारे पास ये है, तो यहाँ से मोर देन 1 प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई है हमारे पास पार्टीशन सूट में। कंक्लूजन में आ गया, पार्टीशन सूट जो है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करती है टिल जो फाइनल डिग्री पास नहीं होती है। जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है डिसाइड करने का सारे के सारे डिस्प्यूट्स जो अराइज होते हैं, डेथ जो है किसी पार्टी की वजह से आफ्टर प्रिलिमिनरी डिग्री, तो अगेन जो शेयर है वो इसलिए भी चेंज हो सकता है कि किसी पार्टी की डेथ हो गई है तो उसके बाद जो है शेयर्स चेंज होंगे। और जो है बिफोर पासिंग ऑफ फाइनल डिग्री, तो इस जो मैंने टाइम पीरियड डिस्कस किया है इसके बीच में बर्थ होता है या फिर जो डेथ होती है तो उससे शेयर्स जो है चेंज होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोहिबिट करता है पासिंग जो है एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री की किसी भी सूट में पार्टीशन के लिए, अगर सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई करते हैं और अगर ये कन्वीनियंट है और एडवांटेज है ऐसा करने की। तो कंक्लूजन में आप ट्राई कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में आप जनरल रूल जो होता है और उसके बाद जो एक्सेप्शन है या फिर जो केस लॉ से हेल्ड किया है दोनों को मर्ज करके और फिर जो है कंक्लूजन लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, दैट इज कैन 2 फाइनल डिक्रीज बी पास्ड इन 1 सिविल सूट, इल्यूसिडेट 10 मार्क्स में। अब इसमें पूछा गया है कि क्या 2 फाइनल डिक्रीज पास की जा सकती हैं एक सिविल सूट में। इसमें इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास एक डिक्री फाइनल होगी जब एडजुडिकेशन जो है वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देता है सूट को। दस एक फाइनल डिक्री जो है वो होती है जो पास की जाती है कंप्लीट डिसाइड करके जो भी मैटर्स हैं कंट्रोवर्सी में सूट के, और कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग जो है सूट में उसके बाद नहीं होती है। तो
तो इंट्रो में जो है हमने फाइनल डिक्री को एक्सप्लेन किया है। हम फर्दर भी थोड़ा सा फाइनल डिक्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो हमारे पास पूछा गया है कि कैन 2 फाइनल डिक्रीज बी पास्ड इन 1 सूट, वो आपका एक सिंगल पैराग्राफ में कवर हो सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम लेंथ के हिसाब से जो है आंसर करेंगे। फिर आ गया व्हेन डिक्री बिकम्स फाइनल, कब वो फाइनल होती है। तो एक डिक्री जो है उसको बोला जा सकता है वो फाइनल होगी 2 वेज में। पहला आ गया जब कोई अपील फाइल नहीं की जाती है उस डिक्री के अगेंस्ट प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, जो तो हमारे पास लिमिटेशन टाइम होता है 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ का, जो भी आपके पास सूट है उसके हिसाब से। अगर उस टाइम पीरियड में जो है अपील फाइल नहीं हुई है तो वो डिक्री फाइनल होगी। या फिर जो मैटर है वो डिसाइड किया गया है एक डिक्री के द्वारा हाईएस्ट कोर्ट की, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैटर डिसाइड कर दिया है, अब उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं फाइल हो सकती है, तो यहाँ पे ये डिक्री जो है फाइनल होगी। दूसरा आगे जब डिक्री जो है जो कोर्ट उसको पास कर रहा है उसके रिगार्डिंग में अगर वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देता है सूट को, मतलब सारे के सारे मैटर्स जो है वो डिसाइड कर देता है, तो ये भी फाइनल डिक्री होगी। फिर आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास, जैसे कि एक सूट है रिकवरी ऑफ मनी की, अगर जो अमाउंट ड्यू है डिक्री होल्डर को वो डिक्लेयर कर दी गई है और जो मैनर है रिकवरी का वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जो डिक्री है फाइनल होगी। तो जो रिकवरी ऑफ मनी का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसमें 2 चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। पहला तो अमाउंट डिसाइड करनी होती है कितनी पे करनी है, दूसरा किस वे से पे करनी है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन हमारे पास। अगर एक ही डिक्री में दोनों चीज़ें डिसाइड हो गई हैं तो इसके बाद जो है डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे फाइनल डिक्री मानी जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेणु देवी वर्सेस महेंद्र सिंह 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि एक प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो मेयरली डिक्लेयर करती है जो राइट है और जो शेयर्स हैं पार्टीज़ के, और उसके बाद जो है अपना जो है स्पेस छोड़ती है ताकि फर्दर इंक्वायरी हो सके जो डायरेक्शंस दी गई हैं प्रिलिमिनरी डिक्री में उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर इस इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद जो राइट्स हैं पार्टीज़ के वो फाइनली डिसाइड किए जाते हैं एक डिक्री में जो इनकॉर्पोरेट करती है ये जो डिटर्मिनेशन है नीड्स टू बी ड्रॉन अप, जिसको हम फाइनल डिक्री कहते हैं। अगेन इस केस लॉ में जो है हमने बताया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री से कैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और फाइनल डिक्री तक कैसे पहुंचती है और फाइनल डिक्री जो है वो होती क्या है। नेक्स्ट आ गया मोर देन 1 फाइनल डिक्री। तो बेसिकली जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का वो हमारा इतना ही है, लेकिन हम इतना सा जो है 2 पैराग्राफ्स में या 1 पैराग्राफ में आंसर नहीं लिख सकते जहाँ पे क्वेश्चन के सामने 10 मार्क्स लिखे हैं। तो इसमें आ गया मोर देन 1 फाइनल डिक्री। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है जनरली सिर्फ 1 फाइनल डिक्री होती है एक सूट में। हाउएवर जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन होते हैं वहाँ पे जो है 1 से ज़्यादा फाइनल डिक्री हो सकती है। ये एक सेटल्ड लॉ है कि 1 से ज़्यादा फाइनल डिक्री पास की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक डिक्री जो है वो पास की गई है एक सम के लिए जो रिप्रेजेंट करता है पास्ट और फ्यूचर मीन प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर रेट पे बिना फर्दर इंक्वायरी के, वो जो है फाइनल डिक्री होगी। तो बेसिकली इस केस लॉ में हेल्ड किया गया है कि 1 से ज़्यादा फाइनल डिक्री पास की जा सकती हैं अगर कॉजेज ऑफ एक्शन 1 से ज़्यादा जुड़े हैं। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास 10, ये कंक्लूड किया जाता है कि 1 से ज़्यादा जो है फाइनल डिक्रीज हो सकती हैं। अगेन इसमें जो है कंटेंट हमारे पास काफ़ी कम है, तो लेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें जो है फाइनल डिक्री को एक्सप्लेन करना है, 1-2 केस लॉज डिसाइड करनी है और उसके बाद में जो आपसे पूछा गया है उसको केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करके और आपको एक लाइन में कंक्लूड कर देना है कि ये जो है फाइनल डिक्री जो है 1 से ज़्यादा जो है पास की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, दैट इज व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल इन डिसाइडिंग अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय प्लेंटिफ, एट व्हाट स्टेज सच एन एप्लीकेशन कैन बी अलाउड बाय द कोर्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स में पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चंस है हमारे पास, एक तो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं अमेंडमेंट एप्लीकेशन के, दूसरा हमें बताना है किस स्टेज पे जो है ये एप्लीकेशन अलाउ की जा सकती है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन को हाईलाइट करेंगे। इसमें आ गया ऑर्डर 6 रूल 17 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए पार्टी के द्वारा। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है जो कोर्ट है वो मे अलाउ, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है यहाँ पे, वो अलाउ कर सकता है किसी भी पार्टी को जो सूट की है अमेंड करने के लिए उसकी प्लीडिंग जो कि जस्ट होंगी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो रियल क्वेश्चन है डिस्प्यूट में पार्टीज के बीच में।
तो अभी तक हमने जो प्रोविज़न है सिर्फ उसको उठाया है और एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया है और कोर्ट अलाउ कर सकता है अगर डिटर्मिनेशन ऑफ रियल क्वेश्चन का जो है पर्पस के लिए। इसमें आगे ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी है, जो एक्सरसाइज की जानी चाहिए साउंड मैनर में, मतलब सोच समझ के। इंट्रो में जो है हमने प्रोविजन और उसका बेसिक बताया है, फिर हम ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है अलाउ करने के लिए जो अमेंडमेंट है प्लीडिंग्स की, वो ये है कि सर्टेन फैक्ट्स हैं जो पार्टीज जो है वो नहीं रेज कर सकी उस टाइम पे जब वो फाइल कर रही थी प्लीडिंग्स, और जो नेसेसरी थे डिस्पोजल के लिए केस की। ऐसे केस में ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो अलाउ करे ऐसे अमेंडमेंट को लार्जर इंटरेस्ट में क्या करने के लिए, फुल एंड कंप्लीट जस्टिस करने के लिए पार्टीज की, रेदर देन उनको पनिश करना उनकी मिस्टेक्स के लिए। तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास फुल एंड कंप्लीट जस्टिस करना, ना कि उनको पनिश करना उनकी एक गलती की वजह से। फिर आ गया हमारे पास सर्कमस्टांसेस जहाँ पे जो अमेंडमेंट है कैन बी अलाउड। तो जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है हमारे पास कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कब जो है अलाउ किया जा सकता है। इसमें आ गया जैसा कि ऑलरेडी स्टेटेड है, जो पावर है कोर्ट की अलाउ करने की अमेंडमेंट अंडर रूल 17 वो डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये जो डिस्क्रिशन है ये एक्सरसाइज किया जा सकता है कंसोनेंस में जो वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं लॉ के। जो जनरल रूल है वो ये है कि जो लीव है अमेंड करने की वो ग्रांट की जाती है अगर पहला आ गया डिटरमाइन करने के लिए जो रियल क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी का। इसमें आ गया कि ये नेसेसरी है डिटरमाइन करने के लिए जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी का या फिर जो इशू है पार्टीज के बीच में। इसमें केस लो है हमारे पास राजेश कुमार अग्रवाल वर्सेस के मोदी 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो कोर्ट्स हैं वो अलाउ करेंगे सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो नेसेसरी होंगे डिटरमाइन करने के लिए जो रियल क्वेश्चन है कंट्रोवर्सीज का पार्टीज के बीच में, प्रोवाइडेड ये जो है कॉज नहीं करता है प्रेजुडिस दूसरी पार्टी को। तो पहला पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट आ गया नो इनजस्टिस टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को कोई इनजस्टिस नहीं हुई है। इसमें आ गया ये जो अमेंडमेंट है ये कॉज नहीं करेगा इनजस्टिस दूसरी साइड को, या फिर ये जो इंजरी है जो नहीं कॉम्पनसेट की जा सकती है कोस्ट के द्वारा। तो ना ही कोई ऐसी इंजरी जो कोस्ट के द्वारा कॉम्पनसेट ना की जाए, ना ही कोई इनजस्टिस कॉज करेगा दूसरी पार्टी को। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास अमेंडमेंट अलाउ की जा सकती है उन केस में जहाँ पे पार्टीज जो है प्लेंट में वो रॉन्गली डिस्क्राइब्ड हैं या फिर कोई गलती हुई है जो कॉज ऑफ एक्शन की स्टेटमेंट में। तो ऐसे जो टेक्निकल एरर्स हैं उनके लिए अमेंड की जा सकती है प्लीडिंग। तो हमारे पास दो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे अमेंडमेंट जो प्लीडिंग है वो अमेंड की जा सकती है। फिर आ गया स्टेज ऑफ अलाउइंग सच अमेंडमेंट। इसमें आ गया हमारे पास रूल 17 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो अमेंडमेंट है प्लीडिंग्स की वो अलाउ की जा सकती है एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग की। हाउएवर जो अमेंडमेंट एक्ट 2002 है एक राइडर जो है वो पुट किया गया है जो पावर है कोर्ट की, जो प्रोवाइजो है हमारे पास रूल 17 का वो जो है इंसर्ट किया गया जो स्टेट करता है कि कोर्ट जो है वो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए अमेंडमेंट जब कमेंसमेंट हो जाती है ट्रायल उसके बाद, अनलेस। तो एक्सेप्शन क्या है, ये इस कंक्लूजन पे आता है कोर्ट कि डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस, मतलब ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करने के बाद भी जो मैटर है वो नहीं रेज किया जा सकता था पार्टी के द्वारा बिफोर सच कमेंसमेंट। तो बेसिकली ड्यू डिलीजेंस उन्होंने जो है पार्टीज ने जो एक्सरसाइज की है, लेकिन उसके बाद भी जो है मैटर्स रेज नहीं किया जा सकता था। तो इसमें जो है ट्रायल के बाद जो है अमेंड की जा सकती है प्लीडिंग, अदरवाइज नहीं की जा सकती। केस लो आ गया हमारे पास एम रेवन्ना अंजनामा 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जब कंसिडर की जाती है अमेंडमेंट एप्लीकेशन कमेंसमेंट जो है ट्रायल उसके बाद, जो कोर्ट्स हैं उनको कंसिडर करना है वेदर ये एक बोनाफाइड या फिर मेलाफाइड है, वेदर ये कॉज करती है ये जो प्रेजुडिस है दूसरी साइड को जो कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता एडिक्वेटली मनी के टर्म्स में, जो बर्डन है वो उस पर्सन पे है जो सीक करता है अमेंडमेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ये शो करने के लिए कि इंस्पायर्ड ड्यू डिलीजेंस ये जो अमेंडमेंट है ये पहले नहीं जो है फाइल की जा सकती थी। तो इसमें बेसिकली वही बताया है कि कोर्ट को देखना है, कोर्ट का वो जो है डिस्क्रिशन है उसको देखना है कि बोनाफाइड तरीके से बोला गया है या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत इंटेंशन से बोला गया है, वेदर प्रेजुडिस है दूसरी पार्टी को
ये जो कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता मनी में, तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये उस पर्सन पे होगा जो अमेंडमेंट सीक कर रहा है, मतलब जो फाइल कर रहा है अमेंडमेंट के लिए। तो कंक्लूजन में आ गया फिर हमारे पास, जब कंसिडर की जाती है जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन, जो कोर्ट है वो अडॉप्ट नहीं करेगा हाइपर टेक्निकल अप्रोच, मतलब बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं होगी। जो कोर्ट्स है वो एक्सट्रीमली लिबरल होगा ग्रांट करने में जो प्रेयर है अमेंडमेंट की, अनलेस कोई सीरियस इनजस्टिस या इररिपेयरेबल लॉस कॉज किया जा रहा है दूसरी पार्टी को। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमने जो अप्रोच है कोर्ट का इसकी तरफ वो बताया है, और इसके साथ जो है हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जो बी पार्ट है उसमें आ गया हमारे पास कि जो डज द कोर्ट हैज पावर टू स्ट्राइक आउट द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज टू अ सूट, इफ यस देन व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच सच पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट। 10 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो स्ट्राइक आउट कर सकता है प्लीडिंग्स को। दूसरा आ गया अगर कर सकता है तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। तो 2 चीज़ें हैं, वेदर पावर है, पावर डिस्कस करनी है स्ट्राइक आउट करने की, फिर आ गया ग्राउंड्स डिस्कस करने हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो ऑर्डर 6 है हमारे पास कोड का, वो डील करता है प्लीडिंग्स के साथ। रूल 1 के अकॉर्डिंग जो प्लीडिंग है उसका मतलब है प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मोगा जो प्लीडिंग्स हैं वो स्टेटमेंट्स हैं राइटिंग में जो ड्रॉप की जाती हैं या फाइल की जाती हैं हर एक पार्टी के द्वारा जो केस की है, स्टेट करती हैं उनके कंटेंशंस क्या हैं, उनके कंटेंशंस क्या होंगे ट्रायल पे, और देती हैं सारी की सारी डिटेल्स जो उसके ओपोनेंट को ज़रूरत है जानने की अपने डिफेंस के लिए। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो है हमने प्लीडिंग को डिफाइन किया है और प्लीडिंग का हमने इंट्रो दिया है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्या है प्लीडिंग का। जो ऑब्जेक्ट है प्लीडिंग का वो है, पहला आ गया हर एक साइड को देना इंटीमेशन, मतलब सूचना या जानकारी केस की जो दूसरे का है, ताकि वो जो है नॉट टेकन बाय सरप्राइज, ताकि वो आश्चर्यचकित ना हो जब ट्रायल पे आए। फिर आ गया इनेबल करना कोर्ट को कि वो डिटरमाइन कर सके जो इश्यूज हैं पार्टीज के बीच में। तीसरा आ गया डिमिनिश करना एक्सपेंसेस या फिर जो डिले है इन कंडक्ट ऑफ सूट। तो बेसिकली प्लीडिंग का हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर आ गया व्हेन सच प्लीडिंग्स में बी रिफ्यूज्ड, कब रिफ्यूज की जा सकती हैं। इसमें आगे जो कोर्ट है वो अलाउ नहीं करेगा ये जो प्लीडिंग्स हैं फॉलोइंग केसेस में। पहला आ गया जब ये जो प्लीडिंग्स हैं वो डिले करती हैं या एम्बैरस करती हैं फेयर ट्रायल को। दूसरा आ गया जब प्ली जो है वो मेंटेनेबल नहीं है लॉ के द्वारा। तीसरा आ गया जब पार्टी जो है उसने एक डेफिनेट स्टैंड ले लिया है एक बारी में और कोर्ट ने जो है उस पे डिसीजन दिया है उस फुटिंग पे, मतलब उसके फेवर में डिसीजन दिया है, तो वो फिर बाद में जो है मुकर नहीं सकते हैं। और अगर मुकरती है तो ये प्लीडिंग जो है रिफ्यूज़ होगी। तो 3 पॉइंट्स पे प्लीडिंग रिफ्यूज़ होगी। अब जो मेन कंटेंट है हमारे पास वो यहाँ से शुरू होता है, और क्योंकि मेन कंटेंट काफ़ी छोटा है तो हमने जो है लेंथ इंक्रीज करने के लिए बाकी सारी चीज़ें जो है प्लीडिंग्स की डिस्कस की हैं। इसमें आ गया स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स। इसमें आ गया ऑर्डर 6 रूल 16 हमारे पास कोर्ट का जो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो स्ट्राइक आउट कर सकता है कोई भी प्लीडिंग अगर जो फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पहला आ गया ये जो प्लीडिंग है ये अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, फ्रिवलेस है या वेक्सेशियस है। आपको चारों टर्म ही याद करनी है या फिर आप डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट में कोई भी एग्जैक्ट टर्म्स दी जाती हैं तो आप ये नहीं लिख सकते हैं कि वो फ्रॉड है या फिर ऐसा कुछ इंटेंशन है, तो हम जो है स्ट्राइक आउट करेंगे। एग्जैक्ट टर्म्स यूज़ करनी है आपको। दूसरा आ गया जब प्लीडिंग्स जो हैं वो प्रेजुडिस करती हैं, एम्बैरस करती हैं या डिले करती हैं फेयर ट्रायल को सूट के। तीसरा आ गया जब प्लीडिंग जो है वो अदरवाइज एक अब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ कोर्ट की। फिर केस लॉ आ गया हमारे पास, दैट इज साथी विजय कुमार वर्सेस टोटा सिंह 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि ये एक एक्सेप्शन है नॉर्मल प्रैक्टिस की कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है पार्टीज़ को कि उनको कैसे प्रिपेयर करनी है उनकी प्लीडिंग्स। जो पावर है स्ट्राइक आउट करने की प्लीडिंग्स वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नेचर में, और ये एक्सरसाइज की जानी चाहिए कोर्ट के द्वारा स्पेरिंगली और विद एक्सट्रीम केयर, कॉशन और सर्कमस्पेक्शन। तो बेसिकली कोर्ट में ये हेल्ड किया गया है कि कोर्ट्स जो है वो एडवाइस नहीं करते हैं या डायरेक्ट नहीं करते हैं पार्टीज़ को कि इस तरीके से आपको जो है अपनी प्लीडिंग्स तैयार करनी है, लेकिन स्ट्राइकिंग आउट का जो है वो एक एक्सेप्शन है जहाँ पे कोर्ट के पास पावर है प्लीडिंग्स को जो है स्ट्राइक आउट करने की और पार्टीज़ को वो लिबर्टी या फिर वो फ्रीडम ना देने की कि वो अपना तरीके से अपना केस जो है बता सकें।
फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कंक्लूजन में है कि जो प्लीडिंग्स हैं वो कंस्ट्रू की जाएंगी लिबरली। ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो इंटरप्रेट करेगी प्लीडिंग्स को लिबरली, हैविंग रिगार्ड जो सब्सटेंस है मैटर का। जो कोर्ट्स हैं वो स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे प्लीडिंग्स को ऐसे मैनर में जो रिजल्ट करता है डिफीट करने के लिए जो जेन्युइन क्लेम्स हैं ट्रिवियल ग्राउंड्स पे। तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा या जो कंस्ट्रू की जाएंगी ये लिबरली, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं होगा कोर्ट का, और नहीं चाहती जो कोर्ट्स हैं कि जो कोई भी जेन्युइन क्लेम है किसी भी पार्टी का वो डिफीट किया जाए। तो यहाँ पे 10 मार्क्स में हमने स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 2 का सी पार्ट हमारे पास, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ऑल्टरनेट एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स, कैन द पार्टीज टू अ सूट इनकॉर्पोरेट बोथ ऑफ दीज प्लीडिंग्स एट द सेम टाइम। क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स में पूछा गया है। अगेन हमें देखना है क्या पूछा गया है। पहला ऑल्टरनेट और इनकंसिस्टेंट जो प्लीडिंग्स हैं उनका मीनिंग पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है क्या पार्टीज जो हैं वो दोनों के दोनों एक सेम टाइम पे प्लीड कर सकती हैं। तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो ऑर्डर 6 है कोड का वो डील करता है प्लीडिंग से। अकॉर्डिंग टू रूल 1 के हिसाब से जो प्लीडिंग है उसका मतलब है प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू मोगा जो प्लीडिंग्स हैं वो स्टेटमेंट्स हैं राइटिंग में जो ड्रॉप की गई हैं या फाइल की जाती हैं हर एक पार्टी के द्वारा केस की, जो स्टेट करते हैं क्या कंटेंशंस होंगे ट्रायल पे और देंगी सारी की सारी डिटेल्स अपने ओपोनेंट को जो जानने की ज़रूरत है अपने डिफेंस के लिए। जो पिछले क्वेश्चन में हमने इंट्रो लिखा है प्लीडिंग्स का वही हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। ऑब्जेक्ट जो है प्लीडिंग का वो है हर एक साइड को इंटीमेशन देना केस की दूसरे की, ताकि वो जो है अब सरप्राइज ना हो ट्रायल पे। दूसरा आ गया इनेबल करना कोर्ट को कि वो डिटरमाइन कर सके क्या इश्यूज हैं पार्टीज के बीच में। तीसरा आ गया डिमिनिश करना एक्सपेंसेस या फिर डिले जो है कंडक्ट ऑफ सूट में। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। यहाँ से जो है मेन कंटेंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन का, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग। जो एक्सप्रेशन है ऑल्टरनेटिव उसका मतलब है एक या फिर दूसरी, ऑफ द 2 थिंग्स मतलब 2 में से कोई एक। इसमें आ गया पार्टी जो लिटिगेशन की है वो इंक्लूड कर सकती है अपनी प्लीडिंग में 2 या उससे ज़्यादा जो सेट्स हैं फैक्ट्स के और क्लेम कर सकती है रिलीफ ऑल्टरनेटिव में। इनकंसिस्टेंट दूसरे तरफ जो उसका मतलब है म्यूचुअली रिपग्नेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी या इररिकंसिलिएबल। एक्सेप्टेंस या इस्टेब्लिशमेंट जो है एक का वो नेसेसरी इम्प्लाई करता है कि एब्रोगेशन होगा या अबेंडनमेंट होगा दूसरे का, मतलब दोनों में से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ प्लीड की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस राम जो है बोलता है कि श्याम मेरा ब्रदर है, दूसरी तरफ वो प्लीड करता है कि जो राम है वो जो श्याम है वो मेरा ब्रदर नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी प्लीडिंग्स हैं और ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं एक टाइम पे। वहीं जहाँ पे ऑल्टरनेटिव की बात आती है कि 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स, इसमें आप ये बोल सकते हैं फॉर इंस्टेंस कोई भी जनरल आप ले सकते हैं, जैसे राम ये बोलता है कि कोई भी जनरल नेम जैसे नवदीप या नवजोत, नवजोत जो है मेरा भाई है। दूसरी तरफ वो बोल सकता है कि नवजोत जो है मेरा भाई नहीं मेरी बहन है। तो बेसिकली इसमें जो नाम है इसमें हमारे पास वो जो है ऑल्टरनेट पे जा सकता है कि ब्रदर है या सिस्टर है। ये उन केसेस में होता है जहाँ पे स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर की बात आती है और जो एक पार्टी जो एक फैमिली है वो ज़्यादा अवेयर नहीं होती है दूसरी पार्टी के बारे में। तो आप ये ऑल्टरनेट में जा सकते हो कि ब्रदर है या सिस्टर है, लेकिन इसमें जैसे सिस्टर है, श्याम ब्रदर है और इसमें है ब्रदर नहीं है, तो ये जो है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इसमें आ गया इन रे मॉर्गन 1887 जो कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है जो प्लेंटिव्स हैं वो रिप्लाई करेंगे सेवरल डिफरेंट रिलीफ्स पे ऑल्टरनेटिव में। सिमिलरली जो डिफेंडेंट्स हैं वो रेज कर सकते हैं सेवरल डिफेंसेस ऑल्टरनेटिव में, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक सूट जो है पोजेशन के लिए वो मेंटेनेबल होगी किस बेसिस पे, बेसिस है टाइटल का या फिर ऑल्टरनेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ लीज। तो यहाँ पे भी हमने ऑल्टरनेट पे किया है, एक तो हमने टाइटल के बेसिस पे या फिर लीज के बेसिस पे जो है पोजेशन मांगा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फर्म श्रीनिवास राम कुमार वर्सेस महावीर प्रसाद 1951 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो ऑब्जेक्ट है अलाउ करने का, जो ऑल्टरनेट प्लीडिंग्स हैं वो ऑब्विएट करना है नेसेसिटी, दूसरा जो सेट ऑफ लिटिगेशंस और डिसाइड करना सारे के सारी कंट्रोवर्सी एक ही लिटिगेशन में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यही है कि ऑल्टरनेट में भी अगर जो रिलीफ मांगा गया है तो एक ही लिटिगेशन में सब निपट जाए, दूसरी फाइल ना की जाए। इसमें आ गया एज रिगार्ड्स इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स जो कोड है
जो कोड है वो प्रोहिबिट नहीं करता है पार्टी को देने से दो या दो से ज़्यादा इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ प्लीडिंग्स। अगेन इसमें क्या है बोला गया है कि जो इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ प्लीडिंग्स हैं वो जो पार्टीज दे सकती हैं, जैसा हमने किया कि राम जो है राम ने बोला कि श्याम मेरा भाई है और राम ने बोला कि श्याम मेरा भाई नहीं है, ये दोनों वो प्लीड कर सकता है। लेकिन जो प्लेंटिफ है वो रिलाई करेगा, अगर वो रिलाई करता है सेवरल डिफरेंट राइट्स पे ऑल्टरनेटिवली, ऑल्दो वो जो है इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, डिफेंडेंट जो है वो रेज करता है जो उसकी स्टेटमेंट है डिफेंस की बिना कोर्ट की लीव के, जो डिस्टिंक्ट और सेपरेट हो सकती हैं इनकंसिस्टेंट डिफेंसेस जो उसको लगता है प्रॉपर। तो जो प्लेंटिफ को ठीक लगता है या जो डिफेंडेंट को ठीक लगता है वो कर सकता है। लेकिन जो इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स हैं वो परमिसेबल हैं, लेकिन वो देखी जाती हैं सस्पिशन के साथ कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो है वो कोर्ट के मन में जो है शक पैदा करती हैं। कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि जो पार्टीज जो ट्राई करती हैं इस्टेब्लिश करने की दोनों इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स, वो खुद को ऐसे प्लेस पे डाल देती हैं कि वो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी और डिस्ट्रक्टिव एविडेंस दे रही हैं। तो अगेन वो जो है उस पार्टी के अगेंस्ट ही यूज़ किया जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड कि जो पार्टी हैं वो अलाउ नहीं की जा सकती हैं अप्रोबेट और रेप्रोबेट करने के लिए सेम टाइम पे, कि जो पार्टीज़ हैं एक टाइम पे एक स्टेटमेंट और सेम टाइम पे जो है उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। अगेन ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अ पार्टी कैन नॉट बी अलाउड टू अप्रोबेट एंड रेप्रोबेट एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन। तो जब ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें जो है आपको सेम कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करना है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको जो है ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना है और इनकंसिस्टेंट जो है प्लीडिंग्स वाला। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट। इसमें है ए फाइल्स अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ 1 लाख रुपीज अगेंस्ट बी, कैन बी क्लेम अ सेट ऑफ अगेंस्ट ए एंड सी जॉइंटली इन हिज रिटन स्टेटमेंट 10 मार्क्स में। ये हमारे पास फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं टेक्निकल नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। बहुत कम फैक्ट्स दिए गए हैं और उन्हीं के बेसिस पे जो है हम आंसर लिखेंगे। पहला आ गया फैक्ट हमें लिखना है। इसमें छोटा सा फैक्ट है कि ए ने फाइल की है एक सूट जो है रिकवरी की 1 लाख रुपए के लिए बी के अगेंस्ट। लीगल इशू क्या है, वेदर सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है बी के द्वारा ए और सी के अगेंस्ट जॉइंटली अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। इसमें हम जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ को एक्सप्लेन करके। इसमें आगे जो डॉक्ट्राइन है सेट ऑफ की वो प्रोवाइड की जाती है ऑर्डर 8 रूल 6 जो है हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसके द्वारा। इसका मतलब है कि एक क्लेम जो है सेटअप किया जाता है दूसरे के अगेंस्ट। ये एक क्रॉस क्लेम है डिफेंडेंट के द्वारा जहाँ पे वो एक्नॉलेज करता है प्लेंटिफ की डिमांड को, लेकिन सेटअप करता है दूसरी डिमांड अपनी खुद की काउंटर बैलेंस करने के लिए जो प्लेंटिफ की है, ईदर इन होल और इन पार्ट, या तो सारी की सारी या फिर पार्ट में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने सेट ऑफ को एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली ये होता क्या है जो बी जो है क्लेम कर रहा है। फिर आ गया हमारे पास असेंशियल्स क्या है सेट ऑफ के। एक डिफेंडेंट जो है वो क्लेम कर सकता है सेट ऑफ अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। इसमें आ गया सूट जो है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होनी चाहिए। दूसरा आ गया जो सम ऑफ मनी है वो असर्टेन्ड होना चाहिए। तीसरा आ गया ये जो सम है ये लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। फोर्थ आ गया ये रिकवरेबल होना चाहिए डिफेंडेंट के द्वारा या फिर सारे के सारे डिफेंडेंट्स के द्वारा अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं। फिर आ गया फिफ्थ हमारे पास ये रिकवरेबल होना चाहिए प्लेंटिफ से या प्लेंटिफ के द्वारा या फिर सारे के सारे प्लेंटिफ्स के द्वारा अगर एक से ज़्यादा हैं। फिर आ गया सिक्स्थ हमारे पास ये एक्सीड नहीं करेगा जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का जिसमें सूट लाई गई है। फिर आ गया दोनों की दोनों पार्टीज हैं वो फिल करेंगी डिफेंडेंट का जो क्लेम है सेट ऑफ करने का कि वो सेम कैरेक्टर फिल करेंगी जैसा कि वो प्लेंटिफ की सूट में करती हैं। मतलब यहाँ पे एक ए और बी है तो यहाँ पे बी और ए ही होगा, तीसरी पार्टी नहीं होगी। कंक्लूजन अगेंस्ट जो हमने लास्ट पॉइंट है उससे कंक्लूजन निकाला है कि इंस्टेंट केस में जो ए है वो फाइल करता है एक सूट ऑफ रिकवरी 1 लाख रुपीज़ के अगेंस्ट बी। यहाँ से हम जो है आंसर लिखेंगे कि जो बी है वो क्लेम नहीं कर सकता है सेट ऑफ ए और सी के अगेंस्ट जॉइंटली अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, क्योंकि जो सी है वो पार्टी नहीं है सूट का जो फाइल की गई है ए के द्वारा। और एक असेंशियल कंडीशन जो है ऑर्डर 8 रूल 6 की वो यही है कि दोनों के दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो फिल करेंगे डिफेंडेंट के क्लेम जो है सेट ऑफ करने का सेम कैरेक्टर जो उन्होंने फिल किया है प्लेंटिफ के सूट में
इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे जो है सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता। जब भी आपके पास कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, पहले आपको फैक्ट लिखना है जो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, जैसे इसमें ये था कि ए ने फाइल की है रिकवरी ऑफ सूट। फिर आपको लिखना है लीगल इशू या लीगल जो डिस्प्यूट क्या है, जिसमें आप लिखेंगे कि एक्चुअली क्या डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज़ के बीच में। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो भी हमारे पास टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड वो होगा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी असेंशियल कंडीशंस जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हैं। उनमें से जो एक कंडीशन है जिसको वो जो है फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसका कोई भी इलस्ट्रेशन या केस लो देंगे आप, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि भाई ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो भी उस हिसाब से आपके आंसर के हिसाब से कंक्लूजन हो रहा है। कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपका आंसर होता है कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर सिर्फ कंक्लूजन देखता है कि इसने कौन सी जो है कंडीशन को जो है डिनाई किया है या फिर एक्सेप्ट किया है और किस हिसाब से जो इसने आंसर दिया है। अगर ये वाला पार्ट आपका ठीक है तो आपको 10 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 3 का ए पार्ट। तो अभी तक हमने यही देखा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट्स थे, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन के हमारे पास 4 थे, 10, 10, 10, 10 मार्क्स। और अभी हमारे पास ये जो है दोनों 40-40 के हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडी एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, व्हाट हैपन्स व्हेन द प्लेंटिफ हैज नॉट अवर्ड हिज रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म इन हिज प्लीडिंग्स। 10 मार्कर क्वेश्चन है। अगेन 2 पार्ट में है। पहला हमें इंपॉर्टेंस बतानी है रेडीनेस और विलिंगनेस परफॉर्म करने की। दूसरा आ गया क्या होगा अगर प्लेंटिफ जो है अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस अवर नहीं करेगा। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका मतलब है एग्जैक्ट फुलफिल करना जो ऑब्लिगेशंस हैं जो कंटेन किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अगर रेमेडी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की वो दी जाएगी तो जो पर्सन है उसको परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन थी वो एग्जैक्ट जो है फुलफिल की जाएंगी। जो सेक्शन 10 है वो प्रोवाइड करता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो इन्फोर्स की जाएगी कोर्ट के द्वारा, सब्जेक्ट टू जो प्रोविजंस दिए कंटेन किए गए हैं हमारे पास 11 क्लोज टू 14 और 16 में। इसमें आ गया पर्सनल बार्स टू रिलीफ। यहाँ से जो है बेसिकली मेन कंटेंट स्टार्ट होता है हमारे पास। सेक्शन 16 जो है वो प्रोवाइड करता है कि पर्सनल बार्स क्या है रिलीफ के। ये प्रोवाइड करता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती है एक पर्सन के फेवर में। पहला आ गया जिसने ऑब्टेन किया है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20, या फिर आ गया बी पार्ट हमारे पास, जो पर्सन इनकेपेबल हो गया है परफॉर्मिंग का या फिर वॉयलेट करता है किसी भी असेंशियल टर्म को कॉन्ट्रैक्ट की, जो उसके पार्ट पे रिमेन्स टू बी परफॉर्म, जो उसको परफॉर्म करनी थी वो वॉयलेट कर देता है उस टर्म को। फिर आ गया फ्रॉड करता है कॉन्ट्रैक्ट का। फिर आ गया विलफुली एक्ट करता है उसके ऑपोजिट या उसके वेरिएंस में। फिर आ गया इन सब वर्जन ऑफ जो रिलेशन इंटेंट किया गया है इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, उसको जो है डिफाइन कर देता है। सी आ गया जो फेल हो जाता है प्रूव करने के लिए कि उसने परफॉर्म किया है और वो वो ऑलवेज रेडी और विलिंग था परफॉर्म करने के लिए, जो असेंशियल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्म की जानी है उसके द्वारा, अदर देन जो टर्म्स हैं परफॉर्मेंस के जो प्रिवेंट किए गए हैं या वेव किए गए हैं डिफेंडेंट के द्वारा। तो बेसिकली जो हमारा मेन टर्म है वो यहाँ से हम उठाएंगे सी पार्ट से, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पर्पस ऑफ क्लोज सी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व करता है जो पेमेंट ऑफ मनी। तो ये असेंशियल नहीं है प्लेंटिफ के लिए कि वो एक्चुअली टेंडर करे डिफेंडेंट को या फिर डिपॉजिट करे कोर्ट में कोई भी मनी, एक्सेप्ट जब डायरेक्ट की जाएगी कोर्ट के द्वारा। जो प्लेंटिफ है वो प्रूव करेगा परफॉर्मेंस या फिर जो रेडीनेस और विलिंगनेस है परफॉर्म करने की कॉन्ट्रैक्ट की उसके ट्रू कंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब आ गया केस लो हमारे पास। इसमें आ गया MIS JP बिल्डर्स वर्सेस A रामदास राव 2010 सुप्रीम कोर्ट।
इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सेक्शन 16 है वो मैंडेट करता है रेडीनेस और विलिंगनेस प्लेंटिफ की, और ये कंडीशन प्रेसिडेंट है ऑब्टेन करने की जो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। जो कोर्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो रेडीनेस है ये रेफर करती है फाइनेंशियल कैपेसिटी, और जो विलिंगनेस है वो रेफर करती है जो कंडक्ट है प्लेंटिफ का जो परफॉर्म करना चाह रहा है। तो रेडीनेस आ गई फाइनेंशियल कैपेसिटी, विलिंगनेस आ गई उसका अपना कंडक्ट कि वो विलिंग है, ये दिखा रहा है कि वो चाहता भी है परफॉर्म करना या नहीं। तो ये दोनों जो है टर्म्स इसमें एक्सप्लेन की गई हैं केस लॉ में, आप ज़रूर केस लॉ याद रखें। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास कि जो प्लेंटिफ है एक सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमेशा ट्रीट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को एज सब्सिस्टिंग, कि अभी भी सब्सिस्ट कर रहा है। उसको जो है प्रूव करना है उसका कॉन्टिन्यूस रेडीनेस और विलिंगनेस उस जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से टिल जो डेट ऑफ सूट है, तो यहाँ जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद जो सूट जो फाइल कर रही है दूसरी पार्टी, तो D2 लिख देते हैं, तो इसके बीच में वो हर टाइम रेडी और विलिंग था परफॉर्म करने के लिए। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं इन्फोर्स की जा सकती प्लेंटिफ के फेवर में जिसने अवर नहीं की है रेडीनेस और विलिंगनेस टू परफॉर्म अपनी जो प्लीडिंग्स है, और जो सूट है वो लाइबल है डिसमिस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का बी पार्ट। कैन कोर्ट ग्रांट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ऑप्शन ऑफ plaintiff and defendant both or defendant only? At what stage of litigation can part performance of contract be accepted by a party? Again 10 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हमें जो है पार्ट परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिस्कस करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं सेक्शन 12 जो है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो जनरल रूल है वो ये है कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। हाउ एवर ये जो प्रोविज़न है ये सब्जेक्ट टू है, मतलब ये इस पे जो कंडीशन है कि जो प्रोविजंस जो है इस सेक्शन में दिए गए हैं, इसका मतलब है कि जो सेक्शन 12 है वो इटसेल्फ ले डाउन करता है कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वो अलाउ करता है कोर्ट के द्वारा। तो जनरल रूल है पार्ट जो है वो जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन सेम इसी सेक्शन में जो है दिया गया है कि किन कंडीशंस में जो पार्ट है वो अलाउ किया जा सकता है। केस लॉ आ गया हमारे पास जसविंदर कौर वर्सेस गुरमीत सिंह 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो रिलीफ है पार्ट परफॉर्मेंस का वो ग्रांट नहीं किया जा सकता जहाँ पे इनएबिलिटी है परफॉर्म करने की वो अराइज होती है प्लेंटिफ के अपने कंडक्ट से। तो जहाँ पे प्लेंटिफ खुद जो है डिफेक्ट उसने खुद ही जो है परफॉर्म नहीं किया है तो वहाँ पे जो है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा पार्ट परफॉर्मेंस का। फिर आगे सर्कमस्टांसेस जिसमें कोर्ट अलाउ करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें हम सेक्शन 12 के जो क्लोजेस 2 to 4 हैं वो ले डाउन करते हैं सर्कमस्टांसेस, और ये जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आ गया पहला हमारे पास अनपरफॉर्म्ड स्मॉल पार्ट। सेक्शन 12 क्लोज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग कि जहाँ पे एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है पूरा का पूरा या जो है ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि वो नहीं परफॉर्म कर सकती है पूरा का पूरा पार्ट, तो जो पार्ट है जो लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है वो सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन है, जो अगर सारे के सारे को कंसिडर किया जाए तो उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जो नहीं परफॉर्म कर सकता। और जो पार्टी है वो एडमिट कर रही है कॉम्पनसेशन इन मनी, तो कॉम्पनसेशन जो है इतने पार्ट के लिए वो पार्टी एडमिट कर रही है कॉम्पनसेशन। इसमें आगे जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म किया जा सकता है और अवॉर्ड करना कॉम्पनसेशन इन मनी डेफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पे अगर इतना सा अनपरफॉर्म्ड है तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि आप इतना जो है वो परफॉर्म कीजिए और इतने के लिए जो आप कॉम्पनसेशन दीजिए। फिर आ गया अनपरफॉर्म्ड लार्ज पार्ट। सेक्शन 12 क्लोज 3 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग कि जहाँ पे पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो अनेबल टू परफॉर्म है होल ऑफ इज पार्ट ऑफ इट, और जो पार्ट है जो लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है वो इधर पहला आ गया फॉर्म करता है कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जैसे 75% कंसिडर करता है, दो एडमिट कर रहा है कॉम्पनसेशन मनी में या फिर एडमिट नहीं कर रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ मनी। इसमें आ गया वो इंटाइटल्ड नहीं है ऑब्टेन करने के लिए एक डिक्री जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, लेकिन जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है जो पार्टी इन डिफॉल्ट है कि वो परफॉर्म करे स्पेसिफिकली उतना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो वो परफॉर्म कर सकता है, दैट इज 25% जो वो परफॉर्म कर सकता है। फॉलोइंग सिचुएशन में
फर्स्ट केस में मतलब जहाँ पे कंसिडरेबल पार्ट है और वो एडमिट कर रहा है कॉम्पनसेशन मनी में, पे करेगा या फिर पे कर चुका है जो अग्रीड कंसिडरेशन है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको रिड्यूस किया जाएगा जो कंसिडरेशन है उस पार्ट के लिए जो लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है, तो इसका इतना पार्ट जो है इसका जो माइनस कर दिया जाएगा। और सेकंड केस में पे करेगा या फिर अगर पे किया है कंसिडरेशन पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिना किसी अबेटमेंट के, प्लस दोनों के दोनों केस में रेलिंक्विश करता है सारे के सारे क्लेम परफॉर्मेंस की जो रिमेनिंग पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, और सारे के सारे राइट जो है कॉम्पनसेशन के इधर डेफिशिएंसी के लिए या फिर जो लॉस या डैमेज के लिए जो सस्टेन किया गया है उसके द्वारा जो डिफॉल्ट हुआ है डिफेंडेंट का। तो बेसिकली इन दो जो पार्ट्स में जो है कोर्ट जो है बोल सकता है कि आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, अदरवाइज इसका जो जनरल रूल है कि अगर कंसिडरेबल पार्ट है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आ गया सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट की। सेक्शन 12 क्लोज 4 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे एक पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का अगर खुद से लिया जाए तो वो होना चाहिए और टू वो स्पेसिफिकली परफॉर्म होना चाहिए जो स्टैंड करता है एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग में दूसरे पार्ट से जो सेम कॉन्ट्रैक्ट का जो नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए स्पेसिफिकली परफॉर्म, जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। तो इसमें अगर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है और उसका जो है पार्ट सेपरेट किया जा सकता है तो इस पार्ट के लिए हो सकता है, इस पार्ट के लिए नहीं हो सकता है, तो कोर्ट जो है डायरेक्ट कर देगा कि जो हो सकता है उस पार्ट के लिए किया जाए। इसमें आ गया कंक्लूजन हमारे पास। इसमें है सुरजीत कौर वर्सेस नौराता सिंह 2000 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है एक पार्टी जो है वो इलेक्ट कर सकती है कि वो एक्सेप्ट करना चाहती है पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी स्टेज पे जो है लिटिगेशन की। तो कोई भी स्टेज हो लिटिगेशन की उस पे जो है पार्टी जो है वो इलेक्ट कर सकती है कि उसे एक्सेप्ट करना है पार्ट परफॉर्मेंस या एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। What are the limits within which a court may permit rectification, whether the relief in this regard is discretionary or mandatory upon the court? ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है। अगेन ये दो पार्ट्स में है हमारे पास। पहला पूछा गया है क्या लिमिट्स हैं जिसमें कोर्ट जो है वो परमिट कर सकता है रेक्टिफिकेशन। दूसरा आ गया रिलीफ जो है हमारे पास वो डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास की जो टर्म है इंस्ट्रूमेंट वो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लोज 14 जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का। ये इंक्लूड करता है एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट जिसमें राइट कोई भी राइट या लाइबिलिटी है या सपोज की गई है क्रिएट करने की, ट्रांसफ़र करने की, लिमिट, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश या फिर रिकॉर्ड करने की। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये कंसिस्ट करता है कि वो डॉक्यूमेंट को जो है इन कन्फॉर्मिटी में लाया जाए जो एक्चुअल प्रायर अग्रीमेंट था। मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिसाइड हुआ था उसके वो टर्म्स के जो है कन्फर्मिटी में लाया जाए इंस्ट्रूमेंट को, उसके लिए रेक्टिफिकेशन किया जाता है। अब रेक्टिफिकेशन होता क्या है? सेक्शन 26 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का वो प्रोवाइड करता है कि जब फ्रॉड के थ्रू या फिर म्यूचुअल मिस्टेक जो है पार्टीज़ की उसके थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर दूसरा अग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं करता है जो रियल इंटेंशन है। तो बेसिकली दो ग्राउंड्स है हमारे पास, फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। और जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो है एक्सप्रेस नहीं करता है रियल इंटेंशन, तो ईदर पार्टी या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एक सूट को कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रेक्टिफाई किया जाए, या फिर जो प्लेंटिफ है वो में किसी भी सूट में जिसमें कोई राइट अराइज हुआ है इंस्ट्रूमेंट के अंदर और वो इशू में है वो क्लेम कर सकता है उस प्लीडिंग में कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेक्टिफाई किया जाए। या फिर डिफेंडेंट जो है किसी भी सूट में जो उस सूट में जो अबव रेफर की गई है वो कर सकता है इन एडिशन टू कोई और डिफेंस जो ओपन है उसके लिए वो रेक्टिफिकेशन के लिए पूछ सकता है उस इंस्ट्रूमेंट की। तो बेसिकली इन 3 कंडीशंस में जो है रेक्टिफिकेशन करवाया जा सकता है। फिर आ गया नॉन एप्लीकेशन, जो अबव प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करता है आर्टिकल 89 जो है एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी का, और जो कोर्ट है वो नहीं रेक्टिफाई करेगा मिस्टेक अगर रेक्टिफिकेशन की बाद भी वो एक्सप्रेस नहीं करता है जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टीज़ की उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाया गया था। तो रेक्टिफिकेशन के बाद भी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है रियल इंटेंशन जो है पार्टीज़ का जो उस टाइम पे अग्रीड अपॉन किया गया था जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो रेक्टिफिकेशन जो है वो नहीं होगी।
केस लो आ गया इसमें हमारे पास जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस राजकुमार 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो रेक्टिफिकेशन है सेक्शन 26 के अंडर वो पॉसिबल है ओनली पार्टीज के द्वारा, जो इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज हैं, और कोई और नहीं कर सकता है। जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है ओनली जब वो प्लीड किया गया है या प्रूव किया गया है कि जो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक के जो है पार्टीज के थ्रू वो रियल इंटेंशन जो है पार्टीज का वो एक्सप्रेस नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये लोकस स्टैंडर्ड बताता है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की या इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ वही रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई और पर्सन जो है वो नहीं कर सकता है। फिर आगे डिस्क्रिशनरी रिलीफ, जो कोर्ट है उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो मॉडिफाई कर सकता है या करेक्ट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को सब्जेक्ट टू फॉलोइंग नॉर्मल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस डिस्क्रिशन। तो पहला लिमिट्स क्या है इसमें हमारे पास, ये आ गया, ये जो है एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगा जो इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी का। फिर आगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, दैट इज़ कि जो प्लेंटिफ है उसको जो है क्लीन हैंड्स के साथ आना है। दूसरा आ गया बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस, उस पार्टी को ये भी जो है दिमाग में रखना ज़रूरी है। फिर आगे जो पार्टीज़ हैं वो अप्रोच कर सकती हैं कोर्ट को प्रॉम्प्टली विदाउट एनी डिले और लैचेस, मतलब कोई डिलेज नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपको समझ आया कि जो है रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस हो रहा है उसी टाइम आपको कोर्ट को अप्रोच करना है। इसके लिए कंक्लूजन क्या है, इसमें आगे कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग में वो पहले रेक्टिफाई किया जा सकता है और देन अगर पार्टी जो क्लेम कर रही है रेक्टिफिकेशन उसने प्रे किया है अपनी प्लीडिंग में और कोर्ट को ठीक लगता है तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी कर सकता है। मिस्टेक जो है इन रेक्टिफिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट की वो जो है म्यूचुअल होनी चाहिए और यूनिलेटरल नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज की मिस्टेक होनी चाहिए, किसी एक पार्टी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो कोर्ट है उसको डिटरमाइन करना है जो इंटेंशन है पार्टीज का विद रिगार्ड टू जो मीनिंग है या फिर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंस्ट्रूमेंट के उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट, हाउ कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी रिसाइंडेड बाय अ पार्टी टू इट इन केस द अदर पार्टी इज नॉट अवेलेबल एंड कैन नॉट बी सर्व्ड नोटिस। 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कैसे किया जा सकता है अगर दूसरी पार्टी जो है वो अवेलेबल नहीं है और उसको नोटिस जो है नहीं दिया जा सकता। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 27 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में वो सू कर सकती है कि उसको रिसाइंड किया जाए और ये जो रिसीजन है ये अर्जज किया जाएगा कोर्ट के द्वारा फॉलोइंग केसेस में। पहला आ गया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है प्लेंटिफ के द्वारा। दूसरा आ गया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल है उन कॉजेज के लिए जो अपेरेंट नहीं है उसके फेस पे, लेकिन डिफेंडेंट जो है उसको ज़्यादा ब्लेम करा जाएगा प्लेंटिफ के कंपैरिजन में, मतलब डिफेंडेंट जो है ज़्यादा ब्लेमेबल है। फिर आगे इसमें हमारे पास ये दो टर्म्स पे जो है रिसाइन किया जा सकता है। फिर आगे रिफ्यूज़ल टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में जो कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर सकता है रिसाइन करने से कॉन्ट्रैक्ट। पहला आ गया अगर प्लेंटिफ जो है उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रेटिफाई कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो अगर रेटिफिकेशन हो गई है तब नहीं हो सकता है रिसाइंड। फिर आ गया जहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हुए हैं जब से कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके बाद, नॉट बीइंग ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, कि उसमें डिफेंडेंट की कोई एक्ट नहीं थी, जो पार्टीज़ हैं वो सब्सिक्वेंटली रीस्टोर नहीं कर सकते हैं उस पोजीशन में जिसमें वो स्टूड करते थे जब कॉन्ट्रैक्ट बना था। तीसरा आ गया जब कोई थर्ड पार्टी है, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसिस्ट कर रहा था, एक्वायर कर लिया है राइट्स गुड फेथ में बिना नोटिस के और वैल्यू के, मतलब कंसिडरेशन पे किया है और उसको कोई नोटिस नहीं था इस चीज़ का। फोर्थ आ गया जहाँ पे एक पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो रिसाइंड करवा सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये सीवरेबल नहीं है जो रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आ गया मेन कंटेंट जो है हमारे पास, नोटिस फॉर रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये नोट किया जाना चाहिए कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो अवॉइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। जो पार्टी एंटाइटल्ड है अवॉइड करने के लिए या रिसाइंड करने के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा कर सकती है एक नोटिस सेंड करके दूसरी पार्टी को। और ये जो स्टेप्स लेने हैं ये नेसेसरी हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में, कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देख के ये स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। ऑर्डिनरीली एक नोटिस जो है दूसरी पार्टी को वो इस इंटेंशन से, अगर उसका इंटेंशन है अवॉइड करने का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सफाइस होगा।
हाउएवर जो अदर पार्टी है अगर वो अवेलेबल नहीं है देन नेसेसरी स्टेप्स जो हैं जो पॉसिबल होंगे अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वो इनफ होंगे। तो बेसिकली अगर दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं है तो नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जो सफिशिएंट होंगे। उसके रिगार्ड में हमने जो है ये केस लॉ डिस्कस करना है। इसमें आ गया हमारे पास कार एंड यूनिवर्सल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस कार्डवेल, 1961 का केस है हमारे पास, इंग्लिश केस है। इसमें आ गया हमारे पास परचेजर जो है एक कार का, उसने कमिट किया एक फ्रॉड सेलर के अगेंस्ट बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू अ चेक। तो उसने चेक से पेमेंट कर दी है सेलर को, जो कि डिसऑनर हो गया, मतलब चेक बाउंस हो गया। जो सेलर है वो अवॉइड करना चाहता था कॉन्ट्रैक्ट को और रिगेन करना चाहता था पोजेशन जो है बायर से, लेकिन जो बायर है वो ट्रेसेबल नहीं था, मतलब वो या तो अंडरग्राउंड हो गया या फिर कहीं भाग गया उसकी जो है गाड़ी लेके। जो सेलर है उसने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया पुलिस को और ऑल्सो उसने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन जो है उसको भी बताया इसके बारे में। मीनवाइल जो परचेजर था कार का, उसने कार फर्दर सेल कर दी है किसी ए पर्सन को जो एक्ट कर रहा था गुड फेथ में। जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ वो ये था कि वेदर ए जो है जिसने परचेज की है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेलर के द्वारा, अगर ऐसा है तो जो ए है उसके पास जो है गुड टाइटल नहीं हो सकता है कार का। ये हेल्ड किया गया कि इवन दो जो सेलर है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया रिसेशन जो है परचेजर को खुद ही, इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस को या फिर जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को, वो रिजल्ट करता है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंड देयरफॉर जो ए है उसका कोई गुड टाइटल नहीं है कार का। तो बेसिकली यहाँ पे जो है प्लेंटिफ के फेवर में या फिर जो सेलर है हमारे पास उसके फेवर में केस लो हेल्ड किया है और इसमें बोला गया है कि अगर नोटिस जो है वो नहीं दिया जा सकता है ऑपोजिट पार्टी को, तो इसके अलावा जो स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे इस केस में इन्फॉर्म किया है पुलिस को और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को, ये जो स्टेप्स हैं ये जो हैं डीम्ड माने जाएंगे कि उस पर्सन को जो है नोटिस था। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास एक पर्सन जो इंटाइटल्ड है अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, वो सू कर सकता है दूसरी पार्टी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया जाए कोर्ट के द्वारा। जब एक पार्टी इंटाइटल्ड है अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा करती है अनएम्बिग्यूअस टर्म्स जो हैं अग्रीमेंट की वो वॉइड हो जाती हैं और पुट करती हैं जो पार्टीज को एक पोजीशन में जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो है स्टैंड करते थे। तो कंक्लूजन में बेसिकली हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है रिसेशन का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 10 मार्कर में हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें आ गया हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम ओवरव्यू देंगे। इसमें है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट करता है राइट्स और ड्यूटीज पार्टीज के बीच में। ये जो है इनसेपरेबल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ्स का। ऑलमोस्ट हर एक जो वॉक ऑफ लाइफ है वो रेगुलेट की जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से। एंसन के अकॉर्डिंग जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का वो ले डाउन नहीं करता है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो लॉ इन्फोर्स करता है। जो लॉ इन्फोर्स करेगा ये कंसिस्ट करता है लिमिटिंग प्रिंसिपल्स को विद इन विच जो पार्टीज़ हैं वो क्रिएट कर सकती हैं राइट्स और ड्यूटीज़ खुद के लिए। पार्टीज जो है उनके पास फ्रीडम है सेटल करने की जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, प्रोवाइडेड कि ये जो टर्म्स हैं ये वॉयलेशन में नहीं है जो बेसिक प्रिंसिपल है जो दिया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बेसिकली जनरल चीज़ हमने डिस्कस की है कि ये इनसेपरेबल पार्ट है लाइफ का। उसके बाद जो लॉ है वो इन्फोर्स नहीं करेगा कोई भी टर्म, ये पार्टीज़ की अपनी आपसी जो है साझेदारी है कि वो कौन सी टर्म्स और जो है कंडीशंस को डालना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो टर्म है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2H जो है एक्ट का। ये प्रोवाइड करता है एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट है। देयरफॉर इसकी डेफिनेशन से हमें 2 एसेंशियल एलिमेंट मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। पहला आ गया एक अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा आ गया उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए इन्फोर्सिएबिलिटी का। इसमें आ गया हमारे पास कि देयरफॉर दोज अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है ये रिकॉग्नाइज किया गया है कानून की नज़रों में और जो कोर्ट्स हैं लॉ के वो इन्फोर्स करेंगे इस अग्रीमेंट को। फिर आगे अग्रीमेंट क्या है। एज फार एज अग्रीमेंट कंसर्न्ड है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में। ये प्रोवाइड करता है कि हर एक प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो फॉर्म करता है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए वो अग्रीमेंट है। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 2B। सेक्शन 2B प्रोवाइड करता है एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस होता है।
thus ये बोला जा सकता है कि एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और हर एक प्रॉमिस एक अग्रीमेंट होता है। अगर ये जो अग्रीमेंट है ये इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास अग्रीमेंट, प्रॉमिस और जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों टर्म्स का क्या रिलेशन है वो हमने इस पैराग्राफ में डिफाइन किया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन। ए प्रपोज करता है बी को कि विल यू बाय दिस हाउस फॉर 10 लाख, कि आप ये घर खरीदेंगे 10 लाख के लिए। ये एक प्रपोजल है ए की तरफ से। बी ने रिप्लाई किया येस आई विल बाय दिस हाउस, आई विल बाय द हाउस फॉर 10 लैक्स, कि हाँ मैं खरीदूंगा 10 लाख में ये घर। ये एक एक्सेप्टेंस है बी की तरफ से। नाउ सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है वो एक प्रॉमिस बन जाता है। ये कम्युनिकेशन जो है ए और बी के बीच में ये रिजल्ट करता है एक अग्रीमेंट में। इस अग्रीमेंट को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए इन्फोर्सिबिलिटी के। अब क्या है इन्फोर्सिबिलिटी? एक अग्रीमेंट को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जो एलिमेंट्स कंटेन किए गए हैं सेक्शन 10 में वो कंप्लाइड विद होने चाहिए। ये जो है तभी होगा जब कोर्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्स करेंगे इस अग्रीमेंट को। ये प्रोवाइड करता है कि सारे के सारे अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर वो किए जाएं, पहला आ गया फ्री कंसेंट पार्टीज़ के द्वारा। पार्टीज़ जो है कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया है वॉइड जो है लॉ के द्वारा। कंक्लूजन आ गया इसमें हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट होगा, एक अग्रीमेंट जो है वो प्रॉमिस होगा, और एक जो प्रॉमिस है वो एक्सेप्टेड प्रपोजल होगा। दस हर एक अग्रीमेंट वो रिजल्ट करता है प्रपोजल से एक साइड से और एक्सेप्टेंस जो है दूसरी साइड से। एक अग्रीमेंट एक एक्सेप्टेड प्रपोजल है, हेंस हर एक प्रॉमिस जो है वो एक अग्रीमेंट है अगर वो कंसिडरेशन के लिए है। तो कंक्लूजन में जहाँ से हमारा क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट थी वो पूछा गया था, उन्हीं टर्म्स को इंटर लिंक करके हमने ये जो है कंक्लूड कर लिया। प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बैरक की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कहाँ से आपको क्या लिंक करना है। स्टार्ट जनरल से करना है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना है, अग्रीमेंट, प्रपोजल, प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट, ये चार टर्म्स के इर्द गिर्द ही जो है ये क्वेश्चन घूम रहा है। तो इन चारों को आपको कैसे सीक्वेंस वाइज जो है अरेंज करना है वो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। Tarun, who is the owner of a mountain bicycle, writes a letter to Satish on March 15, 2015, offering to sell him his cycle for rupees 50,000. The letter also mentions that the offer will be open till 20th of March 2015. On 18th of March 2015 at 3:50, Satish posts a letter of acceptance to buy the bicycle, which reaches Tarun at 8:30 p.m. at the same day. Before that, at 1:10 p.m., Tarun has already posted a letter of revocation which reaches Satish as 5:30 p.m. Critically examine whether a binding contract has been entered between Satish and Tarun citing relevant provisions of Indian Contract Act. 10 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन हम आंसर फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। तरुण जो है वो लिखता है एक लेटर सतीश को 15 मार्च 2015 को ऑफर करने के लिए, क्या वो सेल कर रहा है अपनी बाइसिकल 50,000 के लिए। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप जो है एक रफ क्या बोलते हैं अलग से जो है इसके जो फैक्ट्स हैं वो आप एक टेबल फॉर्म में या फिर रफ फॉर्म में लिख लेंगे। तरुण ने एक लेटर लिखा सतीश को 15 मार्च को, 15 तारीख को। जो लेटर है वो मेंशन करता है कि ऑफ़र जो है वो ओपन होगा 20 तारीख तक, तो 15 से 20 तारीख के बीच में जो है ऑफ़र एक्सेप्ट करना था। 18 मार्च को 3:50 पे सतीश जो है पोस्ट करता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो 15 से 20 के बीच में 18 तारीख को जो है सतीश ने जो है लेटर एक्सेप्ट कर लिया। टाइम है हमारे पास 3:50। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय करने के लिए बाईसाइकिल जो रीच करता है तरुण को 8:30 PM पे सेम डे, तो सेम डे तो मतलब ये तरुण के पास लेटर पहुंचा है 18 तारीख को 8:30 पे। बिफोर दैट एट 1:10 PM, तो इससे पहले 18 तारीख को ही 1:10 पे, तो 1:10 पे जो है तरुण ने एक लेटर पोस्ट किया जो सतीश के पास पहुंचा 5:30 बजे। तो अभी आपको क्या करना है, ये हमने पूरा का पूरा एक रफ डायग्राम बना लिया है कि कब एक्सेप्टेंस हुई, कितने तारीख को कब किया गया और टाइम लिमिट्स का जो भी है। लीगल इशू क्या है, वेदर बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है सतीश और तरुण के द्वारा या फिर नहीं।
अब यहाँ से हम जो है सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आ गया, ये पर्टिनेंट होगा रीड करना सेक्शन 4 और जो 5 है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो डील करता है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन से और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से। इसमें हम जो है पहले सेक्शन 4 को डिफाइन करेंगे, फिर सेक्शन 5 को डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो फैक्ट्स के साथ इंटरलिंक करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। सेक्शन 4, 5 आप बैरेट से उठा के भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मेंटल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 4 आ गया हमारे पास, जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का, वो कंप्लीट होता है जब नॉलेज में आता है उस पर्सन की जिसको वो जो है दिया गया है। कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का, वो कंप्लीट होता है अगेंस्ट द प्रपोजर जब वो पुट किया जाता है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उसको, कि वो आउट ऑफ द पावर है एक्सेप्टर की एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जो कम्युनिकेशन है रेवोकेशन का, वो कंप्लीट है एज अगेंस्ट द पर्सन जो उसको देता है, जब वो पुट किया जाता है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उस पर्सन को जिसको वो दिया गया है, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर है उस पर्सन की जो उसको देता है, और ये अगेंस्ट उस पर्सन के है टू हुम इट इज़ मेड, तो उसके अगेंस्ट कब होगा, जब उसकी नॉलेज में आता है। कंप्लीटली मैं वही बता रही हूँ कि डायरेक्ट बेस्ड है, उठा के आपको लिख देना है, समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल जो है लेक्चर्स नहीं लेती हूँ, तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको जो है इनकी नॉलेज है और आपको समझ में आते हैं ये जो सेक्शंस मैं करवा रही हूँ। ये सिर्फ मेंस राइटिंग जो है फोकस्ड लेक्चर है। इसमें आ गया सेक्शन 5, एक प्रपोजल जो है वो रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम पे बिफोर कम्युनिकेशन जो है उसकी एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट है अगेंस्ट द प्रपोजर, उसके बाद नहीं। जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक की जा सकती है किसी भी टाइम पे बिफोर जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो इसमें बेसिकली अगेन सेक्शन 5 में रिवोकेशन के बारे में बताया गया है। अब जो मेन कंटेंट है या फिर जो मेन समझने वाली बात है आपके लिए वो है इंस्टेंट केस में जो सतीश है उसने पोस्ट किया है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय करने के लिए 18 तारीख को, जो उसके पास पहुंचा है 8:30 PM को सेम डे, जहाँ पे तरुण ने एक लेटर पोस्ट किया है रेवोकेशन का 1:10 PM पे, जो रीच हुआ है 5:30 पे। तो ये जो आपने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया था इसको जो है आप ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। अब कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे जो तरुण है वो नहीं रिवोक कर सकता था प्रपोजल किसी भी टाइम पे बिफोर और एट द मोमेंट जब सतीश ने पोस्ट किया था अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो कर सकता था लेकिन उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे जो है सतीश ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हमें 350 को उसने भेज दिया था, तो उससे पहले जो है तरुण रिवोक कर सकता था। सिंस वो फेल हो गया है ऐसा करने से, तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा जो एंटर हुआ है सतीश और तरुण के बीच में, जो कम्युनिकेशन जो है उसकी एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट है अगेंस्ट द प्रपोजर 18 मार्च को, एज सुन एज सतीश ने पोस्ट किया है लेटर, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपल है अगर आपको दोनों जो है सेक्शंस की समझ है। और इसमें बस छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट था जो हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला टाइम था जब उसने लेटर पोस्ट किया, तो ये जो है कंप्लीट था, जो एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट हो गई थी तरुण के अगेंस्ट। उसके बाद जो उसने जो है रिवोकेशन वगैरह का जो भी भेजा है वो जो है वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का सी पार्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, how and when such rights be exercised, also state briefly the consequences of the exercise of such rights by an unpaid seller। 10 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए क्या क्या पूछा गया है। पहले पूछा गया है राइट्स क्या हैं अनपेड सेलर के, उसके बाद आगे ये राइट्स जो हैं कैसे एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, तीसरा आ गया कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये जो राइट्स एक्सरसाइज किए गए हैं अनपेड सेलर के। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इसमें आगे जब सेलर जो है उसने पे नहीं किया है जो प्राइस है गुड्स का, देन उसके सर्टेन राइट्स हैं इस एक्ट के अंडर। तो जो अगर सेलर को जो है वो पे नहीं किया गया है तो उसके कुछ राइट्स हैं। सेक्शन 45 जो है प्रोवाइड करता है फॉलोइंग केसेस में जो सेलर है गुड्स का वो डीम्ड माना जाएगा अनपेड सेलर। इसमें आ गया पहला, जब होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, पूरा का पूरा प्राइस जो है वो पे नहीं किया गया है और ना ही प्रॉमिस किया गया है कि पे किया जाएगा। दूसरा आ गया जब बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो रिसीव हुआ है एज कंडीशनल पेमेंट, और जो कंडीशन है जिस पे ये रिसीव किया गया था वो फुलफिल नहीं किया गया है, किस रीज़न से, कि डिसऑनर हो गया है इंस्ट्रूमेंट या अदरवाइज। जो डेफिनेशन है, जो टर्म है सेलर, वो इंक्लूड करता है किसी भी पर्सन को जो पोजीशन में है सेलर की, जैसे कि उसका एजेंट या कंसाइनर। तो यहाँ पे हमने जो है अनपेड जो है सेलर को डिफाइन किया है।
फिर आ गया राइट्स क्या है अनपेड सेलर के, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 46 जो प्रोवाइड करता है कि जो अनपेड सेलर है उसके फॉलोइंग राइट्स हैं। पहला आ गया लियन हमारे पास। जो लियन है वो राइट है रिटेन करने का जो पोजेशन है गुड्स की, जब तक सर्टेन चार्जेस जो ड्यू हैं उन गुड्स के रिस्पेक्ट में वो पे नहीं किए गए हैं। सेक्शन 47 जो है वो प्रोवाइड करता है अनपेड सेलर जो है गुड्स का जो पोजेशन में है उनकी, वो इंटाइटल है रिटेन करने की पोजेशन ऑफ देम जब तक पेमेंट या फिर जो टेंडर है प्रॉमिस है प्राइस का वो नहीं होता है फॉलोइंग केसेस में। पहला आगे जो गुड्स हैं वो सेल किए गए हैं बिना किसी कंडीशन के क्रेडिट को लेके। दूसरा आ गया गुड्स जो हैं वो सेल किए गए हैं क्रेडिट पे, लेकिन जो टर्म है क्रेडिट की वो एक्सपायर हो गई है। तीसरा है हमारे पास जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। सेकंड है हमारे पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये आ गया सेक्शन 50 हमारे पास। ये प्रोवाइड करता है कि जो बायर जो है गुड्स का वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक ही कंडीशन है इसमें, जो अनपेड सेलर है जो पार्ट हो चुका है गुड्स के द्वारा, जो पोजेशन के है गुड्स की पार्ट हो चुका है उससे, उसके पास राइट है उसको स्टॉप करने का ट्रांजिट में बीच में। दैट इज टू से वो रिज्यूम कर सकता है पोजेशन जो है गुड्स का एज लॉन्ग एज वो कोर्स में है ट्रांजिट के, और रिटेन कर सकता है उनको जब तक पेमेंट या टेंडर जो है प्राइस का वो नहीं होता है। केस लो आ गया हमारे पास बूथ स्टीमशिप कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कार्गो फ्लीट आयरन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1916। हेल्ड किया गया है, जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो राइट है स्टॉप करने का ट्रांजिट में वो बेस्ड है प्रिंसिपल कि एक मैन्स गुड शेल नॉट बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ अदर मैन्स डेट, कि जो एक मैन के गुड्स होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे किसी दूसरे मैन की डेट को, जो पेमेंट है दूसरे मैन की डेट को। इसमें आ गया राइट ऑफ रीसेल। सेक्शन 54 में हम जो है थर्ड रीसेल का जो राइट है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 54 प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का वो रिसाइंड नहीं होगा मेयर एक्सरसाइज करने से जो अनपेड सेलर है कि उसका जो राइट है लियन का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। जो लॉ है वो लिमिटेड राइट देता है रीसेल करने का सेलर को, जो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है उसमें जो सेलर है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को। इसमें आगे जहाँ पे गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं या फिर जहाँ पे अनपेड सेलर है उसने एक्सरसाइज किया है जो राइट ऑफ लियन है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसने नोटिस दिया है बायर को, अब उसका जो इंटेंशन है रीसेल करने का कि मैं जो है रीसेल करूँगा इनको, वो जो है प्रॉपर नोटिस दे रहा है। कंक्लूजन में आ गया जहाँ पे अनपेड सेलर जो है जिसने एक्सरसाइज किया अपना राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो रीसेल करता है अपने गुड्स को। जो बायर है वो एक्वायर करता है गुड टाइटल देयर टू एज अगेंस्ट जो ओरिजिनल बायर है, नॉट विद स्टैंडिंग की कोई नोटिस जो है रीसेल का दिया जाए, उस कोई नोटिस जो है रीसेल का हैज़ बिन गिवन टू द ओरिजिनल बायर विदाउट कि उसने कोई नोटिस दिया है या नहीं दिया है। तो बेसिकली जहाँ पे दोनों जो अनपेड सेलर ने एक्सरसाइज कर लिया अपने पहले दो राइट्स, दैट इज राइट ऑफ लियन और जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला है, वो आराम से जो है रीसेल कर सकता है बिना ये टेक्निकल जो है डिफेंस लिए कि जो है नोटिस नहीं मिला था दूसरी पार्टी को। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का डी पार्ट। What are the circumstances that could lead to the dissolution of a partnership firm? Does death of one of the partners dissolve the partnership firm automatically? In a situation जहाँ पे where partnership firm is constituted by two partners, only what will be the effect of death of one of them on the partnership firm? 10 marker। 10 मार्कर के हिसाब से काफ़ी कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी होगा। पहला पूछा गया है क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिससे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी। दूसरा आ गया अगर डेथ है पार्टनर की वो डिसॉल्व करती है फर्म को ऑटोमेटिकली। तीसरा पूछा गया है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फर्म कॉन्स्टिट्यूट की गई है दो पार्टनर्स के द्वारा, इफेक्ट क्या होगा डेथ ऑफ वन पार्टनर की, और सिर्फ 10 मार्क्स में पूछा गया है। अदरवाइज 5 पार्ट्स में भी पूछा जाता तो 15 मार्क का क्वेश्चन था। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इसमें आ गया सेक्शन 39 जो है प्रोवाइड करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बिटवीन जो पार्टनर्स हैं फर्म के, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फॉलोइंग जो है मोड्स और डिसोल्यूशन के, इसमें हम इंट्रो ऑब्जेक्ट इस टाइप का कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा गया है और मार्क्स सिर्फ 10 मार्क्स हैं, तो हम जो है डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे जो मोड्स हैं डिसोल्यूशन के। पहला आ गया बाय कंसेंट। सेक्शन 40 जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक फर्म जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है ईदर जो कंसेंट है सारे के सारे पार्टनर्स का या फिर इन अकॉर्डेंस जो कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनर्स ने। डिसोल्यूशन कंसेंट के द्वारा अप्लाई करता है जब फर्म जो है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए या विल पे है। इन केस के डिसोल्यूशन जो है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटेन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में इटसेल्फ और इन अ सेपरेट एग्रीमेंट। तो ये जो डिसोल्यूशन का वे है जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है
जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप का उसमें ही एक क्लोज डाल सकते हैं या फिर अलग से सेपरेट अग्रीमेंट में भी डाल सकते हैं कि बाय कंसेंट के थ्रू ऐसे ऐसे जो है डिसॉल्व हो सकती है। सेकंड आ गया कंपल्सरी रेजोल्यूशन। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 41 में, प्रोवाइड करता है कि फर्म डिसॉल्व की जा सकती है फॉलोइंग मैनर में: एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स बट वन एज सॉल्वेंट। इसमें आ गया हमारे पास एक पार्टनर या फिर जहाँ पे सारे के ऑल पार्टनर्स या फिर ऑल पार्टनर्स बट वन, एक को छोड़ के अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है तो यहाँ पे जो है कंपल्सरी रेजोल्यूशन होगा। फिर आ गया ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जो इसको अनलॉफुल बनाता है कि जो बिजनेस है फर्म का उसको कैरी किया जाए या फिर जो पार्टनर्स हैं वो कैरी कर सके ऐसे पार्टनरशिप को। तीसरा आ गया कंटिंजेंट सोल्यूशन। इसमें आ गया सेक्शन 42 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक फर्म जो है वो डिसॉल्व की जाती है फॉलोइंग मैनर में। पहला आ गया अगर वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है फिक्स टर्म के लिए, देन आफ्टर जो है एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ये सब्जेक्ट टू है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टनर्स के बीच में और देयरफॉर जो डिसोल्यूशन है वो प्रिवेंट किया जा सकता है एक अग्रीमेंट जो है दोनों पार्टनर्स के, जो अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। तो कंटिंजेंट आ गया हमारे पास। बेसिकली कंटिंजेंट का मतलब होता है कंडीशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसी फिक्स टर्म के लिए तो उस फिक्स जो टर्म की एक्सपायरी के बाद जो है वो कर सकते हैं उसको डिसॉल्व। फिर आगे अगर कॉन्स्टिट्यूट की गई है कैरी आउट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग, तो जब वो कंप्लीशन हो जाता है उसका अंडरटेकिंग का तो यहाँ पे जो है उसके बाद भी डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया तीसरा हमारे पास कि डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाती है। फिर आ गया अगर एडजुडिकेशन जो है पार्टनर का है सॉल्वेंट। फिर आ गया बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। 43 में आ गया प्रोवाइड करता है हमारे पास कि जहाँ पे पार्टनरशिप विल पे है फॉर्म जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है पार्टनर के द्वारा नोटिस देके राइटिंग में सारे के सारे पार्टनर्स को अपने इंटेंशन की कि वो डिसॉल्व करना चाहता है फॉर्म को। जो फॉर्म है वो डिसॉल्व की जाती है उस डेट से जो मेंशन की गई है नोटिस में, और अगर कोई डेट मेंशन नहीं की गई तो उस डेट से जो कम्युनिकेशन की डेट है नोटिस के। फिर आ गया कोर्ट के द्वारा। इसमें आ गया सेक्शन 44 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे सूट जो है एक पार्टनर की जो कोर्ट है वो डिसॉल्व कर सकता है एक फॉर्म को फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। पहला आ गया जहाँ पे पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया है। दूसरा है पार्टनर अदर देन जो पार्टनर सू कर रहा है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है कि वो परफॉर्म कर सके अपनी ड्यूटीज एज अ पार्टनर। तीसरा आ गया जहाँ पे पार्टनर अदर देन जो पार्टनर सू कर रहा है वो गिल्टी है कंडक्ट का जो प्री जुडिशियली अफेक्ट करेगा जो बिजनेस है फर्म का। फिर आ गया पार्टनर अदर देन जो पार्टनर सू कर रहा है वो विलफुली या परसिस्टेंटली कमिट करता है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट जो रिलेट करता है मैनेजमेंट से या फिर जो अफेयर्स हैं फर्म के या फिर जो कंडक्ट है बिजनेस ऑफ फर्म का। फिर आ गया ये हमारे पास कि जो पार्टनर अदर देन जो पार्टनर सू कर रहा है वो किसी भी वे में ट्रांसफ़र करता है पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है फर्म का किसी भी थर्ड पार्टी को या फिर अलाउ करता है उसका जो शेयर है कि चार्ज किया जाए अंडर ऑर्डर 21 रूल 49 ऑफ द कोड, और अलाउ करता है कि उसको सेल किया जाए इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर आगे जो बिजनेस है फर्म का वो कैरी आउट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट लॉस के, कि लॉस ही हो रहा है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो डिसॉल्व कर देगी फर्म को। फिर आ गया कोई और ग्राउंड जो रेंडर करता है इसको जस्ट और इक्विटेबल की फर्म का डिसॉल्व करना ही ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो अलग से हमारे पास पूछा गया है डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में। अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की फर्म डिसॉल्व होती है अनलेस वो पार्टनर्स अग्री करते हैं कि इवेंट ऑफ डेथ में फर्म जो है कंटिन्यू होगी। तो जनरल रूल है कि जो है फर्म डिसॉल्व हो जाती है। एक्सेप्शन आ गया अगर उन्होंने पहले ही अग्री किया है कि किसी की भी डेथ में वो कंटिन्यू होगी फर्म तो वो कंटिन्यू होगी। केस लॉ आ गया हमारे पास कमिश्नर ऑफ आईटी वर्सेस सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं करता है पार्टनरशिप को दो पार्टनर्स के। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है पार्टनर्स के बीच में कि डेथ ऑफ वन ऑफ देम कि किसी एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। तो जहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और उसमें से एक की डेथ हो जाती है वहाँ पे कंपल्सरली डिसॉल्व होगी फर्म। नेक्स्ट केस लॉ है हमारे पास शिवराज सेठी वर्सेस रघुराज रेड्डी 2002 एपी। इसमें आ गया जहाँ पे पार्टनरशिप डीड कंटेन नहीं करती है क्लोज की डेथ जो है पार्टनर की उस पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कैरी ऑन कर सकते हैं बिजनेस को। जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी उस पार्टनर की डेथ पे। अगर एब्सेंस है अगर कोई फ्रेश अग्रीमेंट नहीं है तो जो फर्म है वो नहीं कंसिडर की जा सकती कि वो कंटिन्यू करेगी अर्लियर पार्टनरशिप को।
फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास कि जब वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर सीज हो जाते हैं पार्टनर्स का, मतलब वो सीज हो जाते हैं टू बी अ पार्टनर, लेकिन जो अदर पार्टनर्स है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पार्टनरशिप, देन वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा बिटवीन जो आउटगोइंग पार्टनर है और फर्म के बीच में, और वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगी। तो जैसे कि 5 पार्टनर्स हैं, उनमें से 4 रिमेन है और एक चला गया है, तो ये डिसोल्यूशन होगी इस पार्टनर की और जो है आउटगोइंग पार्टनर की और फर्म की, और ये जो है फर्म की डिसोल्यूशन नहीं होगी। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज पार्टनर्स बिटवीन देमसेल्व्स, आपस में ही वो जो है फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेसिकली 10 मार्कर में हमने 3 स्लाइड्स जो हैं वो कवर की हैं, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चंस 15 मार्कर या 20 मार्कर में आते हैं। फिर भी आप ट्राई कीजिए कि 10 मार्क्स में जो है इससे ज़्यादा कम कंटेंट नहीं हो सकता है, इतना जो है मिनिमम कंटेंट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, जो है व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट कैन बी गिवन, इज अनसर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इफ ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड। 10 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास, 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला है हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है। तीसरा आ गया अनसर्टिफाइड कॉपी जो है वो एडमिसिबल होगी या नहीं होगी। अगेन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है हमारे पास, तो काफ़ी लेंदी होगा। 10 मार्कर के हिसाब से थोड़ा सा हमें कंटेंट कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन 15-20 मार्कर के हिसाब से होना चाहिए। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो सेक्शन 61 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि जो कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के वो प्रूव किए जा सकते हैं प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से। जो जनरल रूल है वो ये है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव किए जाने चाहिए प्राइमरी एविडेंस से, और ओनली अगर सिचुएशन फॉल करती है पैरामीटर्स में जो सेक्शन 65 में दिए गए हैं तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिट किया जा सकता है। इंट्रो में हम जनरल बताएंगे सेक्शन 61 को लेके। फिर आ गया सेकेंडरी एविडेंस हमारे पास, इसमें आ गया सेक्शन 63 जो है एक्ट का, वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है सेकेंडरी एविडेंस की। ये देता है कि जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जो सेकेंडरी एविडेंस है जो एडमिसिबल है इस एक्ट के अंडर, वो प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है और इंक्लूड करता है फॉलोइंग। पहला आ गया सर्टिफाइड कॉपीज। जो सर्टिफाइड कॉपीज दी गई हैं पब्लिक ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 76 जो है एक्ट की, उसके अंडर किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की, वो एडमिसिबल होंगी एज सेकेंडरी एविडेंस। केस आ गया हमारे पास कल्याण सिंह वर्सेस श्रीमती छोटी 1990 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है अनसर्टिफाइड कॉपीज जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की आर नॉट हेल्ड टू बी एविडेंसरी एविडेंस बाय द कोर्ट। तो ये एविडेंसरी एविडेंस नहीं होंगी अनसर्टिफाइड कॉपीज। अगेन ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका जो थर्ड पार्ट है वो अनसर्टिफाइड कॉपीज के बारे में पूछ रहा है, और उसका आंसर जो है हमने यहाँ किया है। तो जो अनसर्टिफाइड कॉपी है उसको आप जो है बॉक्स में डालेंगे ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर जाए कि जो थर्ड पार्ट है वो हमने अटेम्प्ट किया है। तो जो अनसर्टिफाइड कॉपीज़ हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की, वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, ये इस केस में हेल्ड किया गया है। सेकेंड आ गया कॉपीज़ मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस। जो कॉपीज़ जो ओरिजिनल से बनाई जाती हैं एक मैकेनिकल प्रोसेस से, जैसे प्रिंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, जो खुद में इंश्योर करती हैं एक्यूरेसी उस कॉपी की, और जो कॉपी कंपेयर की जाती है इन कॉपीज़ के साथ जो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ ओरिजिनल की, वो एक सेकेंडरी एविडेंस है उसके कंटेंट का। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास कॉपीज़ जो फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, जो बनाई गई हैं ओरिजिनल से या कंपेयर की गई हैं ओरिजिनल के साथ। इसमें आ गया अगर एक कॉपी प्रिपेयर की गई है वर्ड टू वर्ड ओरिजिनल से, तो वो जो है सेकेंडरी एविडेंस होगा। एक कॉपी जो प्रिपेयर की गई है अनदर कॉपी से लेकिन कंपेयर की गई है ओरिजिनल से, वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगा। फोर्थ आ गया हमारे पास काउंटर पार्ट्स जो हैं डॉक्यूमेंट के। जो काउंटर पार्ट्स हैं डॉक्यूमेंट के, वो सेकेंडरी एविडेंस होंगे उस पर्सन के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब एग्जीक्यूशन का केस होता है तो जो पट्टा और कबूलियत होती है हमारे पास, जो पट्टा है वो सेकेंडरी एविडेंस है अगेंस्ट टेनेंट, और जो कबूलियत है वो सेकेंडरी एविडेंस है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। फिर आ गया ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि नीदर ओरिजिनल नॉर सर्टिफाइड कॉपी जो है अवेलेबल होती है।
ऐसे केस में ये इनफ होगा अगर कोई जिसने रीड किया है डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करे एविडेंस देने के लिए जो कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के, तो जो ओरल अकाउंट्स हैं कंटेंट्स के वो भी जो है हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। फिर आ गया हमारे पास सर्कमस्टांसेस जिसमें जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल हैं। इसमें आ गया सेक्शन 64 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रूव किए जाएंगे प्राइमरी एविडेंस से अनलेस सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है सर्कमस्टांसेस में, जो मेंशन्ड है 65 जो है एक्ट का, जो कि है हमारे पास, जहाँ पे ओरिजिनल जो है वो इस पोजेशन में है एडवर्स पार्टी की या फिर उस पर्सन की जो लीगली बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाया गया है कि वो पोजेशन में है एडवर्स पार्टी की, पर्सन जो सब्जेक्ट टू नहीं है कोर्ट प्रोसीजर का, मतलब कोई थर्ड पार्टी। इसमें आ गया पर्सन जो लीगली बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो पर्सन है उसको प्रोड्यूस नहीं करता है इवन आफ्टर नोटिस भेजने के बाद भी, वो भी जो नोटिस कहाँ भेजा जाएगा सेक्शन 66 जो है एक्ट का उसके अंडर। बी आ गया इसमें कि जहाँ पे एग्जिस्टेंस या फिर जो कंटेंट्स हैं ओरिजिनल के वो एडमिट हो गए हैं, जो सेकेंडरी एविडेंस है वो अलाउ किया जाएगा जब एग्जिस्टेंस जो कंडीशन है या फिर जो कंटेंट है ओरिजिनल के वो प्रूव कर दिया गया है कि वो एडमिट कर लिए गए हैं राइटिंग में उस पर्सन के द्वारा जिसके अगेंस्ट वो प्रूव होने थे या उसके प्रीवी के अगेंस्ट। ऐसे केस में सिर्फ रिटन एडमिशन ही एडमिसिबल होगा। फिर आगे अगर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस्ट हो गया है, अगर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस्ट हो गया है तो जो पार्टी ऑफर कर रही है एविडेंस देने की अपने एविडेंस का अपने कंटेंट्स का, वो नहीं कर सकती है किसी भी रीजन से जो अराइज कर रहा है उसके खुद के फॉल्ट से या नेग्लेक्ट से प्रोड्यूस नहीं कर सकती रीजनेबल टाइम में, तो जो सेकेंडरी एविडेंस है वो अलाउड होगा। इसमें आ गया फिर हमारे पास कि इसमें आ गया हमारे पास एक सेकेंड इसमें थे हम यहाँ पे डी पॉइंट में कि जो ओरिजिनल है नॉट इजीली मूवेबल। इसमें आगे जहाँ पे ओरिजिनल जो है इस नेचर का है कि वो इजीली मूव नहीं किया जा सकता, तो जो कंटेंट्स है वो प्रूव किए जा सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस से। फॉर इंस्टेंस कोई भी कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में कोई एविडेंस है वो इजीली मूव नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम उठा के कोर्ट नहीं लाया जा सकता, तो उसमें जो है पेन ड्राइव वगैरह में जो है सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर आ गया हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसमें आ गया कि जहाँ पे ओरिजिनल जो है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है सेक्शन 74 के अंडर एक्ट के, और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है इस रिकॉर्ड की वो एडमिसिबल होगी जो है सेकेंडरी एविडेंस के लिए। फिर आ गया सर्टिफाइड कॉपी, जहाँ पे ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट की जिसमें जो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो परमिट है एक्ट के द्वारा या किसी और लॉ के द्वारा जो इन्फोर्स्ड है इंडिया में, वो दी जा सकती है एविडेंस में। सेकेंडरी एविडेंस जो है इस फॉर्म में जो सर्टिफाइड कॉपी है और किसी और फॉर्म में जो है वो एडमिसिबल होगी, तो किसी और फॉर्म में नहीं, सिर्फ सर्टिफाइड जो कॉपी है वो एडमिसिबल होगी। अनसर्टिफाइड का अगेन हमने पहले हेल्ड किया था कि अनसर्टिफाइड कॉपी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है और वो एडमिसिबल नहीं होगी। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिनल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स। इसमें आ गया जहाँ पे ओरिजिनल जो है वो कंसिस्ट करती है न्यूमरस अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स जो एग्जामिन नहीं किए जा सकते कन्वीनियंटली कोर्ट में, तो जो फैक्ट प्रूव करने हैं वो जनरल रिजल्ट होता है होल कलेक्शन का। एविडेंस दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट्स का उस पर्सन के द्वारा जिसने एग्जामिन किया है उसको, जो स्किल्ड है उस एग्जामिनेशन में। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आपको किसी 2 डेज़ के लिए, किसी 2 दिन की आपको किसी की कॉल जो है रिकॉर्डिंग चाहिए, या फिर आपको जो किसको कॉल किया है ये जो डेटा है ये आपको चाहिए टेलीकॉम कंपनी से। अब क्योंकि एक फ़ोन जो है वो कितनी बार आप करते हैं तो वो जो है उनके पास पूरा डेटा होता है, तो जैसे 365 का डेटा है उनके पास, तो पूरा का पूरा डेटा जो है कन्वीनियंटली एग्जामिन नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो जो कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ 2 जो स्पेसिफिक डेज़ है उनका जो है डेटा मंगवाएगी, और वो जो कोई भी पर्सन वो उसको एग्जामिन कर सकता है या जो स्किल्ड है उस वर्क में वो 2 दिन का डेटा निकाल के दे सकता है। कंक्लूजन आ गया हमारे पास, एक्सेप्ट जो प्रोवाइड किया गया है अबव, जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं होगा प्रूव करने के लिए जो कंटेंट्स हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 5th क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें आ गया अ 28-year-old डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बाय प्लेंटिफ इन अ सूट। डॉक्यूमेंट इज एग्जिबिटेड इन एविडेंस आफ्टर 3 years।
विल एनी प्रिजम्पशन बी अवेलेबल टू सच डॉक्यूमेंट इन सेट कोर्ट। तो 10 मार्कर में ये क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया है कि 28 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट की कोई प्रिजम्पशन होती है या नहीं होती है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया जो जनरल रूल है वो है कि अगर एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के सामने, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रूव करना है किसी भी विटनेस के द्वारा। सिमिलर इज द केस विद अटेस्टेशन। अटेस्टेशन में भी कोई पर्सन आके, कोई विटनेस आके प्रूव करेगा जो एग्जीक्यूशन है। हाउएवर जो सेक्शन 90 है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो डील करता है प्रिजम्पशन जो है एग्जीक्यूशन को लेके, और जो अटेस्टेशन है 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट की। एक डॉक्यूमेंट जो 30 ईयर ओल्ड है वो प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जेन्युइन है। प्रोविजन है हमारे पास सेक्शन 90। सेक्शन 90 प्रोवाइड करता है कि जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम करेगा कि जो सिग्नेचर है या फिर कोई भी जो एवरी अदर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बाकी सारा पार्ट डॉक्यूमेंट का उस पर्सन का है जिसके सिग्नेचर हैं, जिसने राइटिंग में लिखा है या माना गया है उसने राइटिंग में लिखा है। तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है या अटेस्ट किया गया है वो प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है या अटेस्टेड है उसके द्वारा, जो परपोर्ट करता है कि वो एग्जीक्यूट किया है और अटेस्ट किया गया है। अगर तो 3 कंडीशंस है हमारे पास। पहला, डॉक्यूमेंट जो है एग्जिस्टेंस में है 30 साल से या उससे ज़्यादा। फिर प्रोड्यूस किया गया है प्रॉपर कस्टडी से। तीसरा आ गया उसकी जो अपीयरेंस से लगता है कि वो फ्री फ्रॉम सस्पिशन, मतलब शक की कोई आशंका नहीं है उसमें, वो फ्री है सस्पिशन से। फिर आ गया हमारे पास टर्म प्रॉपर कस्टडी। जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 90 का हमारे पास, वो प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर कस्टडी क्या होती है। इसका मतलब है कस्टडी ऐसे प्लेस से या फिर उस केयर जो है उस पर्सन की केयर से जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो वहीं मिलेगा। ये सिग्निफाई करता है कि जो कस्टडी है एक पर्सन की, वो एंटाइटल्ड है लॉ में होल्ड करने की, या फिर कोई और कस्टडी जिसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के अपीयर करते हैं कोर्ट को कि वो कंसिस्टेंट हैं उसकी जेन्युइननेस के साथ। ये फर्दर प्रोवाइड करता है कि कोई भी कस्टडी जो है वो इम्प्रॉपर नहीं है अगर प्रोवाइड किया जाता है कि उसका एक लेजिटिमेट ओरिजिन है, और अगर सर्कमस्टांसेस उस पर्टिकुलर केस के हैं जो रेंडर करते हैं एक ओरिजिन प्रोबेबल। तो बेसिकली प्रॉपर कस्टडी वही है हमारे पास, किस प्लेस से हुई है, किस पर्सन से हुई है और किस कंडीशन में हुई है कि वो जो है लेजिटिमेट ओरिजिन उसका माना जाए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन। ए एग्जीक्यूट करता है एक विल को जो किसके बी के फेवर में है 1901 में। ये फाइल की गई थी एक केस में एक लॉयर के द्वारा इन द ईयर 1930। तो जो लॉयर है उसने पेपर वापस ले लिए कोर्ट से, लेकिन बिफोर ही कुड रिटर्न द पेपर टू बी, बिफोर वो रिटर्न कर पाता पेपर जो है बी को, बी की डेथ हो गई है। तो 1940 में जो पेपर है वो सम्मन किए गए पार्टी के द्वारा सूट की लॉयर से, उसने प्रोड्यूस किया कोर्ट में। जो पेपर हैं वो प्रॉपर कस्टडी से माने गए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर कस्टडी की जो है इलस्ट्रेशन थी। कंक्लूजन में हम जो पूछा गया है केस उसी को लेके कंक्लूड करेंगे। इसमें आ गया इंस्टेंट केस में एक 28 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा एक सूट में। डॉक्यूमेंट जो है एग्जिबिट किया गया है एविडेंस में आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। प्रिजम्पशन जो है अंडर सेक्शन 90 अवेलेबल नहीं है, एज डॉक्यूमेंट जो है वो 30 साल पुराना नहीं है जब वो फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में। तो यहाँ पे जो है प्रिजम्पशन नहीं मिलेगी और इसमें जो है वो 90 की प्रिजम्पशन नहीं है और वो नहीं माना जाएगा एडमिसिबल। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। इसमें आ गया द रेंट एक्ट रेगुलेट्स द इंसिडेंस ऑफ टेनेंसी एंड इंटरसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1970। 10 मार्कर क्वेश्चन है। लोकल जो लॉज होते हैं उनका क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेबस पता है हरियाणा का देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, मैं अलग से जो है एक वीडियो बना सकती हूँ पैटर्न पे और जो हमारे पास सिलेबस है अलग अलग स्टेट्स का। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट है 1973 का, वो एम करता है इस्टेब्लिश करने के लिए फेयर रेंट और एविक्शन प्रोसेस अर्बन एरियाज में हरियाणा की। ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है टर्म्स लाइक लैंडलॉर्ड, टेनेंट, कंट्रोलर, आउटलाइन करता है उनकी राइट्स और ड्यूटीज। ये अप्लाई करता है सारे के सारे अर्बन एरियाज पे हरियाणा के, एक्सेप्ट कैंटोनमेंट एरियाज और जो न्यू बिल्डिंग्स हैं जो कंप्लीट की गई हैं लास्ट 10 ईयर्स में। जो भी हमारे पास हरियाणा अर्बन एक्ट का 1973 का क्वेश्चन आएगा, आप इसका इंट्रो
और इसका कंक्लूजन सेम रखेंगे। बीच में आपसे जो भी पूछा गया है आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस एक्ट से जो है एक ही क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। फिर आ गया हमारे पास राइट्स क्या हैं लैंडलॉर्ड के। जो फॉलोइंग है वो राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के। जो लैंडलॉर्ड है वो इंटाइटल्ड है कि वो इंक्रीज कर सकता है रेंट अगर फ्रेश रेट, सेस और टैक्स जो है लगाया गया है। सेक्शन 8 बताता है इसके बारे में। फिर आ गया इसमें हमारे पास जो लैंडलॉर्ड है वो फाइल कर सकता है सूट एविक्शन की टेनेंट के लिए ग्राउंड्स पे जो प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 13 ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। तो सूट एविक्शन की और इंक्रीज कर सकता है रेंट, ये उसके राइट्स हैं। अब उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं या ऑब्लिगेशंस क्या हैं लैंडलॉर्ड के। जो फॉलोइंग है उसकी जो है ऑब्लिगेशंस हैं। पहला आ गया लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड करनी है सर्टेन अमेनिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, टैप वाटर एक्सेट्रा, सेक्शन 9 में गिवन है। फिर आ गया लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं करेगा अमेनिटीज़ से, सेक्शन 10 में आ गया। नेक्स्ट आ गया लैंडलॉर्ड जो है उसको नेसेसरी रिपेयर्स करवानी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या राइट्स हैं टेनेंट के। तो फॉलोइंग जो है राइट्स हैं टेनेंट के। पहला आ गया जो टू गेट द फेयर रेंट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 4। तो जो रेंट है वो फेयर होना चाहिए और वो फिक्स करवाना, जो फिक्स करना वो जो है राइट है टेनेंट का। डिपॉजिट करना रेंट कंट्रोलर के पास अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज करता है उसको रिसीव करने से, सेक्शन 6A। वो सीक कर सकता है एक ऑर्डर रिपेयर्स के लिए, सेक्शन 12 में आ गया। फिर आ गया क्या राइट है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का, जो शो कॉज करे अगेंस्ट द एविक्शन एप्लीकेशन। अगर लैंडलॉर्ड ने एविक्शन एप्लीकेशन दे दी है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो है टेनेंट को कि वो जाके और अपना पक्ष रख सके। तो ये जो है हमारे पास 4 राइट्स हैं टेनेंट के। फिर आ गया ऑब्लिगेशंस क्या हैं टेनेंट के। फॉलोइंग जो है ऑब्लिगेशंस हैं टेनेंट के। पहला आ गया टेनेंट जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है कैरी आउट करने के लिए रिपेयर्स खुद से, सेक्शन 12 आ गया हमारे पास। फिर आ गया वो जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अपना राइट किसी भी लीज के अंडर बिना कंसेंट की लैंडलॉर्ड के, ये आ गया सेक्शन 13 क्लोज 2 हमारे पास। थर्ड आ गया वो यूज़ नहीं कर सकता है बिल्डिंग को किसी भी पर्पज़ के लिए बिना कंसेंट के लैंडलॉर्ड के, सेक्शन 13 क्लोज 2 आ गया हमारे पास। फिर आगे वो नहीं इम्पेयर कर सकता है मटीरियली जो वैल्यू है या यूटिलिटी है किसी भी रेंटेड बिल्डिंग या लैंड की। फिर आगे वो नहीं कॉज कर सकता है न्यूसेंस दूसरे ऑक्यूपेंट्स को या फिर नेबर्स को। तो ये बेसिकली ये जो 5 हैं हमारे पास, ये जो हैं ड्यूटीज़ हैं टेनेंट की। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, जो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट जो डिज़ाइन किया गया है सेफगार्ड करने के लिए टेनेंट्स को और रेगुलेट करने के लिए लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप को, ये जो है बेल्ट है, जो प्रिंसिपल है फेयरनेस की, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्रिएट करना है एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो है वो अश्योर करते हैं कि वो रिसीव करेंगे फेयर रेंट, जबकि जो टेनेंट्स है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे आर्बिट्री इवेक्शन से और अनजस्ट रेंटल हाइक से। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप इंट्रो और कंक्लूजन इस एक्ट का हर जगह सेम रखेंगे, बीच में जो भी पूछा गया है आप वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 5 का डी पार्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। इसमें है कि शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, जो भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंट्रो, कंक्लूजन, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। हर एक शीट पे, जो भी आपकी शीट मिलेगी, आप ट्राई कीजिए हाफ शीट या फिर जो आपके पास 3/4 शीट है आप उतनी ही फिल करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर आप हाफ भी फिल करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स वो दे ही देते हैं। थोड़ा रेलेवेंट लिखना है, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं लिखना है। जो मैं मटेरियल करवा रही हूँ उसको भी थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है। इसमें आगे जो चेंजेस हैं सबऑर्डिनेट जुडिशियल सेटअप में जो ब्रॉट किए गए थे पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1914 के द्वारा, उसके अंदर 4 क्लासेस ऑफ कोर्ट्स थी जो सेटअप की गई थी। नेमली जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज का, कोर्ट है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, कोर्ट है सबऑर्डिनेट जज का, कोर्ट है मुंसिफ का। लेटर थ्रू जो पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 है एक लैंडमार्क जो कंटिन्यू करता है माइनर अमेंडमेंट्स, जैसे कि जो कोर्ट है मुंसिफ का वो अबॉलिश कर दिया गया। इन एडिशन टू दीज कोर्ट्स जो कोर्ट है स्मॉल कॉजेज का वो इस्टेब्लिश किया गया प्रोविजनल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट के अंडर। इसमें आगे ऑब्जेक्ट जो है इस एक्ट का वो वैलिडेट करना है सारी की सारी चीज़ें जो की गई हैं पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1914, दैट इज़ इसके द्वारा जो अमेंड किया गया था पंजाब एक्ट 4 1914 के द्वारा, और रिपील करना, जो रिपील करता है जो सेड एक्ट ने जितने भी रिपील किया है उनको वैलिडेट करना, और सो मच ऑफ देम जो वैलिड है, और जो इनेक्ट करता है एक लॉ जो रिलेट करता है कोर्ट्स को
पंजाब में तो कोर्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज है जो इनेक्ट किए गए हैं उनको वो जो है वैलिड डिक्लेयर करता है, जो कि फ्री हैं किसी भी डिफेक्ट से जो डिस्क्राइब किए गए हैं प्रियम्बल में। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उससे पहले आपको जो है थोड़ा सा बताना है कि जो क्या क्या चीज़ें जो है की गई हैं जो पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1914 के द्वारा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अलग से भी लिख सकते हैं फैक्ट एंड इशू को। फैक्ट इन इशू आप अलग से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप जो है रेलेवेंट फैक्ट भी अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक पूरी शीट में। लेकिन अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके 3 पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे और आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज लगेगा आपका क्वेश्चन। तो इसमें डिफरेंस बता देंगे हम। डिफरेंस क्या है फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट का, वो नीचे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। पहला आ गया, पहले बेसिस लिखेंगे, फर्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्ट इन इशू, फिर सेकंड टॉपिक रेलेवेंट फैक्ट्स। पहला आ गया इसमें हमारे पास डेफिनेशन। जो फैक्ट इन इशू है वो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं या सब्जेक्ट मैटर हैं डिसीजन के उस कोर्ट के। जो फैक्ट्स इन इशू हैं वो इन्वॉल्व करते हैं लीगल राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी। ये अफर्म किए जाते हैं एक पार्टी के द्वारा और डिनाई किए जाते हैं दूसरी पार्टी के द्वारा। रेलेवेंट फैक्ट्स दूसरी तरफ, जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो इतने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि वो प्रूव और डिसअप्रूव करते हैं जो फैक्ट्स इन इशू हैं। फिर आ गया हमारे पास सेकंड नेसेसरी। एक फैक्ट इन इशू जो है वो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो है किसी भी राइट या लाइबिलिटी की। जो रेलेवेंट फैक्ट है वो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है किसी भी राइट या लाइबिलिटी का। थर्ड आ गया इसको और क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फैक्ट या फिर फैक्टम प्रोबेंडम, और रेलेवेंट फैक्ट को बोलते हैं हम एविडेंशियरी फैक्ट या फिर फैक्टम प्रोबेंस। थर्ड आ गया हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स में। आंसर में हम बताएंगे कि जो सेक्शन 141 है एविडेंस एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कोई भी क्वेश्चन जो सजेस्ट कर रहा है आंसर, जिसमें जो पर्सन उसको पुट कर रहा है वो विश करता है या एक्सपेक्ट करता है वो रिसीव करेगा आंसर, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन पुट किया जाता है, जो आंसर है वो दूसरे के जो विटनेस है उसके माउथ में पुट किया जाता है। ऑल दैट ही हैज़ टू डू इज थ्रो इट बैक। तो जो भी उसको करना है वो वापस देना है उसको। जैसे एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल आ गया, इज इट राइट दैट यू हैव सीन द अकरेंस। क्या ये सच है कि आपने अकरेंस देखा है? या फिर और यू माइट हैव सीन राम बीइंग मर्डर्ड बाय श्याम। क्या आपने राम को शाम को मर्डर करते हुए देखा है? तो इसका बेसिक आंसर होता है येस और नो, कि हाँ देखा है, हाँ अकरेंस देखी है, नहीं देखी है, तो दिस मच ओनली। फिर आ गया सेक्शन 142 जो है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि लीडिंग क्वेश्चन पूछने थे। एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में ये जो है नहीं पूछा जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है फॉलोइंग सिचुएशंस में। इसमें आ गया वो जो है ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा ऑपोजिट पार्टी के द्वारा। इसमें जो ऑपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन जो कोर्ट है वो ओवर रूल कर देता है ऑब्जेक्शन को। तीसरा आ गया जहाँ पे वो डील करता है मैटर के साथ जो अनडिस्प्यूटेड है या इंट्रोडक्टरी है नेचर में, और जो मैटर इन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरली प्रूव हो गया है। फिर आ गया जो लीडिंग क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो 4 सिचुएशंस में जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया रेस जस्टाई 2 मार्क्स में। इसमें आ गया हमारे पास इंग्लिश डॉक्ट्राइन जो है रेस जस्टाई की, वो एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग है थिंग्स डन। जो फ्रेमर्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं सेक्शन 6 में एज रेलेवेंट फैक्ट्स, लेकिन डेलिबरेटली अवॉइड किया जाता है उसका यूज़ दिस एक्सप्रेशन का। ये जो है एक सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन है इंग्लिश क्रिमिनल जो है जूरिस्प्रूडेंस में। जो सेक्शन 6 है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो फाउंड किया गया है जो डॉक्ट्राइन है रेस जस्टाई की। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो फैक्ट 2 इशू में नहीं है वो सो कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू के साथ कि वो फॉर्म करते हैं जो पार्ट है सेम ट्रांजैक्शन का, वो रेलेवेंट होंगे वेदर वो अकर करते हैं सेम टाइम पे, प्लेस पे, या फिर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पे। सपोज करते हैं कि ए जो है अक्यूज्ड है जो मर्डर है बी का बाय बीटिंग हिम, कि ए ने जो है पीट के बी की जो है हत्या कर दी, ये एक्यूजिशन है। इसमें आ गया वट एवर वो सेड, जो बोला गया, जो किया गया ए के द्वारा, बी के द्वारा, या फिर जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं उनके द्वारा जब बीटिंग के टाइम पे और सो शॉर्टली आफ्टर इट, या फिर थोड़ी से टाइम के बाद उसके, तो वो जो है फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये होगा हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट। एक्ट्स एंड डेक्लेरेशन जो अकम्पनी करते हैं जो ट्रांजैक्शन है या जो फैक्ट्स एंड इशू है वो ट्रीट किए जाएंगे एज रेस जस्टाई और एडमिट किए जाएंगे एविडेंस में। ये एक एक्सेप्शन है जो रूल है हियर से एविडेंस का। जो ग्राउंड है जिसपे जो एविडेंस है एडमिट किया जाता है वो स्पॉन्टेनिटी है और इमीडिएसी है एक्ट की या डेक्लेरेशन की।
फिर आ गया हमारे पास डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड 2 मार्क्स में। सेक्शन 3 जो है एविडेंस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग प्रूव्ड क्या होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक फैक्ट को बोला जाएगा वो प्रूव्ड है जब कंसिडर करने के बाद जो मैटर्स हैं उसके सामने जो कोर्ट है वो इधर बिलीव करता है कि वो एग्जिस्ट करता है या कंसिडर करता है उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी प्रूडेंट मैन अंडर सर्कमस्टांसेस जो पर्टिकुलर केस के वो एक्ट करेगा इस सपोजिशन पे कि ये जो है एग्जिस्ट करता है। केस लो आ गया एम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो प्रूफ है उसका ये मतलब नहीं है कि प्रूफ जो है रिजिड मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन सच एविडेंस जो इंड्यूस करेगा एक रीजनेबल मैन कि जो कोई भी रीजनेबल मैन जो है वो कंक्लूजन पे आ सके। ये डिपेंड करता है डिग्री जो है पॉसिबिलिटी की ऑफ हैविंग एग्जिस्टेंस की कितनी डिग्री है वो जो है एग्जिस्ट करने की। डिसअप्रूव्ड सेक्शन 3 जो है वो प्रोवाइड करता है एक फैक्ट बोला जाएगा डिसअप्रूव्ड है जब कंसिडर करने के बाद जो मैटर्स हैं उसके सामने जो कोर्ट है वो इधर बिलीव करता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है या कंसिडर करता है उसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल कि कोई भी प्रूडेंट मैन एक्ट करेगा इस सपोजिशन पे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दस जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो है पर्सन उसके हिसाब से होगा जो जज करेगा उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं उसके सामने। जो डेफिनेशन है टर्म की डिसअप्रूव्ड वो सिर्फ कन्वर्स प्रोपोजिशन है प्रूव्ड की, मतलब उसकी उल्टी है। तो ये जो है हमने फिफ्थ, ये जो है एक्चुअली हमारे पास फिफ्थ टॉपिक था 2 मार्क्स का और इसके साथ ही ये जो है 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। इसमें जो है लेक्चर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि एज अ ट्रायल किया है हमने, ऐसे जो है मोस्टली हम जो है डेली बेसिस पे सिंगल क्वेश्चन करते हैं एज एन आइडिया जिन बच्चों को मेंस अपीयर करना है इन फ्यूचर या फिर अभी उनकी जो है लॉ कंप्लीट हो गई है और वो अभी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। इन केस अगर ये हेल्पफुल है फीडबैक्स आप दे सकते हैं तो हम जो है वंस एवरी वीक या फिर वंस इन 2 वीक्स हम जो है इस टाइप के लेक्चर्स जो है कवर कर सकते हैं। बाकी आपको ये कंटिन्यू करनी है सीरीज़ या नहीं, इसका जो है फीडबैक आप दे दीजिए, उसके हिसाब से जो है हम डिसाइड करेंगे। सो थैंक यू।